आप तो कॉमेडी लिखते हैं और मुझे तो लगता है कि लोगों को हंसाना और भी मुश्किल है। इसमें अगर मैं देखूं कि मेरे अंदर ये कॉमेडी का सेंस कहाँ से आया, तो उसको मैं क्रेडिट पहले देना चाहूँगा मेरे शहर को। हाँ, जो भोपाल है। हाँ, मैंने सुना है कि राइटर्स कभी कभी इस फेज से गुजरते हैं, राइटर्स ब्लॉक। आप उस तरह के फेज से कभी गुजरते हैं? और यंगस्टर्स को आप क्या कहेंगे कि अगर ऐसा फेज आए तो क्या करना चाहिए? ईमानदारी बताऊं, हाँ, मुझे इसका मतलब ही नहीं पता। अच्छा, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ ही नहीं है। क्योंकि मैं जब लिखने बैठता हूँ तो कुछ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो लिख लेता हूँ। डेविड धवन जी के साथ आपने काफी काम किया। डेविड साहब से मुलाकात होगी, अच्छा, तो कॉमेडी लिखना शुरू किया। तो मुझे भी मजा आने लगा, पिक्चर भी चलने लगी। और फिर क्या है, डेविड साहब से फुर्सत ही नहीं मिली। अमिताभ बच्चन जी की अगर बात करें तो सभी जानते हैं वो कितने सेट पे कितने डिसिप्लिन रहते हैं। ये दिल से बोलता हूँ कि काश कोई ऐसा करिश्मा हो, कोई ऊपर वाला दुआ से कुछ ऐसा हो कि अमिताभ बच्चन 1000 साल जिए, ताकि आने वाली कई जनरेशन उनके साथ काम कर सके। आपने सक्सेसेस भी देखे हैं, कुछ सेटबैक्स भी देखे होंगे, तो आपके मन में अब सक्सेस का क्या डेफिनेशन है? मैं जब आया तो 99% लोगों को, जो बम्बई के और मेरे ख़ानदान के, मेरे घर वालों को छोड़ के, यकीन था कि मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा। सेट पर कोई फनीएस्ट इंसिडेंट जो अभी भी आपको याद आता है तो हंसी आ जाती है? किस्सा सतीश कौशिक का सुना हूं, बड़ा अच्छा। हम लोग साजन चले ससुराल की शूटिंग कर रहे थे और रूप की रानी चोरों का राजा 2 हफ्ते पहले डिजास्टर हुई थी। और जैसे डेविड साहब ने एक्शन बोला, ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ, सतीश एकदम से खड़े काट क्या बोले, क्या बोले, रूमी पहले ये ड्राइवर से पूछ इसने रूप की रानी देखी है कि नहीं देखी। रूप की रानी देखी है ना तो मैं नहीं दूंगा ये शॉट। तो क्यों? बोले ये चढ़ा देगा, ये बोलेगा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इस डायरेक्टर को दुनिया से रवाना करो। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माई शो। कुछ फिल्म मेकर्स हमें एंटरटेन करते हैं, कुछ फिल्म मेकर्स हमें इंस्पायर करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं जो एक पूरी जनरेशन को, एक पूरे एरा को शेप करते हैं। और रूमी जाफरी उनमें से एक हैं। गोविंदा की गोल्डन कॉमेडी एरा से लेकर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान, सभी के साथ उन्होंने फिल्में उनके लिए लिखी हैं और हम सबको एंटरटेन किया है। तो आज हम उनसे मिलेंगे और उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। रूमी जी, वेलकम टू माय शो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप रियली पॉडकास्ट नहीं करते हैं और कैमरा के सामने नहीं जाते हैं। आपका रोल आप कैमरा के पीछे रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं भी खुश हुआ आपसे मिलके यहाँ आके, और मैंने कहा चलिए ये भी करके देखा जाए। ज़िंदगी में फिल्में बहुत की हैं, अभी किसी के साथ बैठ के पॉडकास्ट करूं। बिल्कुल जी। और मेरा मकसद ये है कि जब भी हम एक फिल्म देखते हैं, हम स्क्रीन पे सब ग्लैमर देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, डांस, सॉन्ग, ये सब हम स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन स्क्रीन के पीछे जो मेहनत जाती है, जो फाउंडेशन जाता है, जो स्क्रिप्ट, जो टीम वर्क, जो एफर्ट, उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपसे बात करके हम सबको, अपने ऑडियंस को बताएं कि स्क्रीन के पीछे कितनी मेहनत और कितनी लगन लगती है। भैया अच्छी बात है, मतलब ऑडियंस को आज आप ये बता देंगी कि ये जितनी अच्छी फिल्म देखी है उसके पीछे भी ये है, और जितनी बुरी फिल्म देखी है ना उसके पीछे भी यही है। वो तो सही बात है। पर रूबी जी, आपके बचपन का और जवानी का वो सफ़र बताइए जिसने आपको इस तरफ मोड़ा, कहानी लिखने की तरफ मोड़ा। देखिए, बचपन में एक तो बात ये थी कि बचपन में मैं छोटा था, जैसे सब होते हैं। तो खैर क्या है, मेरे घर में जो है सब गवर्नमेंट सर्वेंट है। अच्छा। सब जॉब में है। मेरी मदर प्रिंसिपल थी, मेरे फादर, मेरी मतलब खालाएँ, मामू, सारे के सारे हमारा। अच्छा, सरकारी घर था तो मोहल्ले में भी सब। तो गवर्नमेंट सर्वेंट का एक ही वो होता है ख्वाब कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो IAS बन जाए, है ना, कुछ भी, एक अच्छी नौकरी कर ले, अच्छी नौकरी लग जाए, हमारी ज़िंदगी कामयाब हो गई, उसके बाद इसकी शादी कर दें। और यही सिस्टम देख रहा था मैं। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ, मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गया, मैं 5th या 6th में था।
तो अब तो एक आम बात लगती है, बच्चे के लिए नई बातें होती हैं। हाँ तो मौलाना ने जो बयान करते हैं नमाज से पहले, उन्होंने कहा कि भाई इंसान के जो खुदा की सबसे बड़ी क्रिएशन है वो इंसान है। हाँ कि तुम्हें ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुमको उसने इंसान बना के पैदा किया, तुम्हें जानवर नहीं बनाया, तुम्हें गधा घोड़ा नहीं बनाया, लेकिन तुमने इंसान की ज़िंदगी का क्या इस्तेमाल किया। सुबह उठे, गए काम पे, गए पैसे कमाए, लौट के आए, खाना खाया, बच्चे पैदा किए, मर गए। ये तो जानवर भी करते हैं। तुमने अपनी ज़िंदगी के लिए क्या किया, उसका क्या इस्तेमाल किया। ये मेरे जहन में, दिमाग में ये बात बैठ गई। अच्छा। कि मैं कुछ तो ऐसा करूँगा जो कि लगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी का इस्तेमाल किया। अच्छा, बच्चे का दिमाग जितना होता है, तो मुझे याद है वो ये 70s में कोई पता नहीं कौन, विनोबा भावे या कोई जो है, कोई बड़ा आदमी था, उसकी डेथ हुई। तो अखबार में आया, छुट्टी भी हुई थी। बस मेरे जहन में एक बात बैठ गई कि मैं मरूं तो अखबार में आना चाहिए। अच्छा। अखबार में बड़े आदमी का नाम आता है, तो उसके लिए क्या करूं। तो मैंने जो भोपाल की हद तक हो सकता था, हमारे घर में स्पोर्ट्स में बहुत इनकरेज करते थे। अच्छा। मेरी सिस्टर जो है नेशनल प्लेयर थी हॉकी की, इंटरनेशनल एम्पायर थी, अभी रिटायर हुई। अच्छा। मैं भी नेशनल प्लेयर हूँ। तो मैंने स्पोर्ट्स में किया जितना कर, फिर थिएटर करना शुरू किया, प्लेस वगैरह किए। और ऊपर से क्या है, मुझे एक डर लेता था कि अगर मैं जो है, अगर बहुत अच्छा पढ़ गया तो ये लोग नौकरी से लगा देंगे, तो जो मैं पूरे मोहल्ले में और ख़ानदान में देखता हूँ ना, कि एक मारुति कार या एक स्कूटर, बीवी, एक बच्चा पीछे लेके बैठी है, एक बच्चा आगे खड़ा है, मेरी भी लाइफ यही हो जाएगी। तो मुझे ये नहीं करना। तो मैंने पढ़ाई पे बहुत ध्यान नहीं दिया ताकि ये लोग अच्छी नौकरी ना लगवा देंगे। तो फिर उसके बाद कुछ मेरा ऐसा रुझान हुआ कि मेरे घर में लिटरेचर में लोग थे। मेरे फादर के बड़े भाई बहुत मशहूर शायर हैं। अभी थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुमराम उनके नाम पे सड़क भी रखी है। और मेरे फादर जो है, उनको साहित्य अकेडमी मिला है। हाँ। उर्दू लिटरेचर में। हाँ जी। तो लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं था। हाँ। तो मेरा रुझान कुछ ऐसा हुआ, कुछ किस्मत ऐसा चक्कर चलाया किस्मत ने कि मुझे मुंबई आना पड़ा। हाँ हाँ। और फिर मैंने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया कि इसमें मैं कोशिश करूं। तो कोशिश का नतीजा ये है कि आज आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। पर जब आपकी फिल्मों के बारे में हम बात करते हैं, तो एक आपका स्पेशल रिश्ता है नंबर 1 से। जी। कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1। तो ये क्या एक स्पेशल रिश्ता क्या है? ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ नंबर 1 का? नहीं, ये कोई प्लान करके नहीं हुआ। प्लान करके नहीं हुआ? प्लान करके नहीं हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्या हुआ, पहली फिल्म हमने की कुली नंबर 1। हाँ। तो मनमोहन देसाई की कुली आ चुकी थी। ओके। हाँ हाँ। तो इसलिए उसका नाम रखा कुली नंबर 1। अच्छा। हाँ। फिर सेकंड फिल्म हमने शुरू की तो हीरो नाम रखना था। हाँ हाँ। तो वो टाइटल, वो सुभाष जी की फिल्म में हीरो। हाँ। तो कुछ शायद मिला नहीं, कुछ हुआ, तो उसका नाम हीरो नंबर 1 हो गया। फिर दोनों हिट हो गई। फिर उसके बाद बीवी नंबर 1, वो हमने जानबूझ के रखा। हाँ, फिर ऐसा नहीं हुआ कि कुछ कि बीवी नंबर 1 टाइटल रखा। हाँ। फिर एक और फिल्म थी हमारी जोड़ी नंबर 1। जब उसका मुहूर्त किया तो उसका टाइटल शायद याराना या दोस्ताना था। अच्छा। हाँ। फिर क्या हुआ, एक दिन एक मैगजीन में, वो पहले आते थे ना हिंदी मैगजीन में, 2 लोगों के वो फोटो ले लेते थे। हाँ। और उसको फिर वो अपने तरफ से कुछ कॉमिक डायलॉग बना के, तो एक पेज के ऊपर मेरा और डेविड साहब का आया था। हाँ। और उसमें लिखा था, उसको टाइटल उन्होंने दिया था जोड़ी नंबर 1। अच्छा। तो मैंने डेविड साहब को फ़ोन किया, मैं डेविड साहब, ये जोड़ी नंबर 1 ज़्यादा बेटर टाइटल है। तो फिर उसका जोड़ी नंबर 1 टाइटल। अच्छा। तो हमने प्लान नहीं किया था नंबर 1 का। हाँ हाँ। लेकिन ऊपर वाले के करम से नंबर 1 सब हिट पिक्चर हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम। और डेविड धवन जी के साथ आपने काफ़ी काम किया, कितनी सब फिल्म्स बनाई? काफ़ी फिल्म्स बनाई उनके साथ मैंने की 21 फिल्म। 21 फिल्म्स। हाँ। मुझे लगता नहीं किसी राइटर डायरेक्टर का इतना बड़ा, वो आपका एक ड्यूओ था, राइटर डायरेक्टर की ये जोड़ी थी। तो वो सफ़र कैसे शुरू हुआ और उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या हुआ उनका सफ़र, बोलूँ कि कॉमेडी का सफ़र क्या है। मैंने एक फिल्म लिखी अंजाम। ओके। उसमें शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित थे। हाँ। राहुल लवेल जी डायरेक्टर थे। तो उसमें क्या सेकंड हाफ में बहुत वायलेंस था। अच्छा। अगर आपने देखी हाँ, देखिए। तो माधुरी जब बदला लेती है सबसे, तो बहुत ज़्यादा वायलेंस था। इवन पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन हुआ था उसमें। अच्छा। तो एक तो ये हुआ, तो मुझे जब मेरी उम्र भी बहुत कम थी, मतलब 92, 93 की बात है,
तो 32 साल पहले मतलब मैं इतना था, 26 एक साल का रहा हूँ, 25 साल का। तो घर वाले रिश्तेदारों से लेके यहाँ बॉम्बे में जितने दोस्त थे सबने मुझे डांटा कि तू इतना सॉफ्ट है, इतना अच्छा तेरा ह्यूमर है, इतना, और तू ये क्या लिख रहा है, इतना वायलेंस। तो इत्तेफाक से उसी वक्त डेविड साहब से मुलाकात हो गई। अच्छा। तो कॉमेडी लिखना शुरू किया। तो मुझे भी मज़ा आने लगा, पिक्चर भी चलने लगी। और फिर क्या है, डेविड साहब से फुर्सत ही नहीं मिली, तो बाहर बहुत कम काम किया मैंने उस दौरान। तो यूँ कॉमेडी की तरफ मुड़ा। और अच्छा। फिर डेविड साहब ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने उनको नहीं छोड़ा। हाँ। तो इतना लंबा सफ़र हो गया। पर कॉमेडी की बात करें तो ऑफ कोर्स गोविंदा इज द नंबर 1, एंड उनके लिए आपने कितनी सब फिल्में लिखी है? मैंने शायद गोविंदा के लिए 10 और सलमान के लिए 13 या 14 फिल्म लिखी है। हाँ, सबसे ज़्यादा इन्हीं के लिए लिखी है। बट गोविंदा के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी थी? नहीं, गोविंदा क्या है, गोविंदा जो है उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो इतना ज़बरदस्त एक्टर है, इतना वर्सेटाइल एक्टर है। हाँ। अच्छा, कॉमेडी तो अच्छी करते हैं, लेकिन अगर आप पुराने जाएं, जब कॉमेडी नहीं भी की थी, आप उनकी फिल्म हत्या देखें, आप उनकी जो कुछ इमोशनल फिल्में थी, दरिया दिल और जुल्म की हुकूमत देखिए, उसमें डॉन का रोल किया, इतना परफेक्ट एक्टर। और कॉमेडी में क्या है, इतना ज़बरदस्त टाइमिंग है, आज तक किसी एक्टर का नहीं है। हम तो मिस करते हैं जब हम लिखते हैं। तो वो क्या है, गोविंदा जो है वो ऐसे एक्टर हैं कि आप राइटर की, डायरेक्टर की जो सोच है ना, उसको वो उड़ान देते हैं, आपको इंस्पायर करता है। जब आप कागज़ कलम लेके बैठते हो लिखने के लिए, तो आप कुछ भी सोच सकते हो। आपको पता है वो इतनी आपको सोच को मजबूती देता है कि आप जो भी लिखोगे वो कर लेगा, उससे बेहतर करेगा। जैसे कई एक्टर का क्या होता है, आप लिखते लिखते आपकी सोच रुक जाती है कि नहीं कर पाएगा। वो एक, क्योंकि यार मेरा राइटिंग का तरीका भी यही रहा है कि मैंने हमेशा फिल्म जो लिखी है ना, वो एक्टर फाइनल होने के बाद। अच्छा, तो एक्टर को ध्यान में ये रोल ये एक्टर कर रहा है, तो अब वो फिर चीज़ें जो है उस हिसाब से, उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से, उसकी डायलॉग डिलीवरी के हिसाब से। तो इसलिए आप ज़्यादातर फिल्म देखेंगे मेरी, तो आपको लगेगा ये कैरेक्टर यही कर सकता था। और कोई नहीं, क्योंकि वो लिखा ही उसके लिए, चाहे वो हीरो हो चाहे कैरेक्टर आर्टिस्ट हो। तो गोविंदा की ये बड़ा प्लस पॉइंट था, बहुत अच्छा। और अभी आज तक अगर आप गोविंदा करे और राइट रोल हो, तो उससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। और वो एक इम्प्रोवाइजेशन के भी किंग थे ना, आप उनको कुछ देंगे वो फटाफट स्पॉन्टेनियसली उसको कुछ एकदम इम्प्रोवाइज करने में भी बहुत अच्छे थे। और एक चीज़ जो मैं बता भी दूं, क्योंकि गोविंदा ने मुझे इस बात का रियलाइजेशन कराया, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, बोले रूमी भाई आप मुझे इतना घोल के पी गए हो, ये उनका डायलॉग था कि आप ऐसा लिखते हो कि लोगों को ये लगता है कि ये राइटर ने लिखा नहीं होगा, ये मैंने इम्प्रोवाइज किया होगा। अच्छा। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैं दीवाना मस्ताना की शूटिंग कर रहा था, तो वो सही जाफरी को बोलते हैं पाए लागू हैं, और जूही को देखते हैं तो एकदम इसको क्या बोलूँ, मैंने इसको बोल दो हाय लागू। तो बोला ऐसी चीज़ें होती हैं कि हाँ, तो हसीना मान जाएगी में था, वो फिर लगाते लगाते पीछे से प्रणाम करता है। तो बोला लोगों को लगता है कि ये, तो मैंने कहा भैया समझने तो क्या जाता है, तो बोले नहीं, ये लोगों को पता होना चाहिए कि आप ही लिखते हो। तो उसने अपने इंटरव्यू में फिर एक बार ऐसा बोला। अच्छा। ये चीज़ थी जो हमेशा सेट पे जब हम पहुंचते थे, तो जो रिहर्सल जो है, तो सीन लेके मैं गया हूँ, जो डेविड साहब ने सीन ओके किया है, वो सीन जब हम एक्टर को पढ़वाते थे, गोविंदा हो चाहे संजू हो चाहे सलमान, जो भी हो, तो फिर वो रिहर्सल वहाँ पे करने में हम लोग इम्प्रोवाइज भी करते थे। चल रिहर्सल करते हैं, रूमी भाई ये नहीं, ऐसा कैसा रहेगा, वो एक टीम वर्क हो जाता है। नहीं चीची एक काम कर, चीची भैया ऐसा कर लो। तो वो रिहर्सल के टाइम भी सीन जो है ना, और कई बार इम्प्रोवाइज होकर बेहतर हो जाता है। बट उनका कोई ऐसा इंसिडेंट जो एकदम फनी इंसिडेंट रहा हो, ह्यूमरस इंसिडेंट रहा हो किसी भी शूट पर? नहीं, ह्यूमरस तो नहीं रहता, क्योंकि क्या है, ह्यूमर जब हम कॉमेडी शूट करते हैं तो बहुत सीरियसली करते हैं। ये काम करने के लिए बहुत सीरियस है, लोगों को हंसाना क्योंकि मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इंसिडेंट फनी नहीं होते, फिल्म फनी होती है। सतीश कौशिक के साथ भी आपने बहुत फिल्म्स की, बहुत फिल्म्स की, और क्या कॉमेडियन वो भी, क्या सतीश तो मतलब एक्टर भी कमाल था, इंसान भी कमाल था। हम तो इतना मिस करते हैं, आज तक यकीन ही नहीं आता कि वो हमारे बीच में नहीं है। क्योंकि आप अगर देखें, एक दिन सतीश भाई ने क्या किया था, एक अपने सारे हिट कैरेक्टर जो उनके हैं यादगार, उनको एक कोलाज बनाया था और अपने व्हाट्सएप पे लगाया था। अच्छा। तो उसको देख के मैंने रियलाइज़ किया कि एक मिस्टर इंडिया का कैरेक्टर छोड़ के, और शायद एक आध और,
बाकी जितने कैरेक्टर उनके पॉपुलर हैं हाँ, वो इत्तेफाक से वो सब मेरे लिखे हुए हैं। ओह, मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ का शराफत अली हो, फिर साजन चले ससुराल में तो उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था हाँ, मुत्तू में, हाँ, फिर दीवाना मस्ताना का पप्पू पेजर हो, फिर घरवाली बाहरवाली का कैरेक्टर, मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं उनके, ये हसीना मान जाएगी का कुंज बहारी, तो सारे कैरेक्टर जो इत्तेफाक से मेरे लिखे हुए हैं, क्योंकि सतीश करते भी अच्छा थे और हम लोग की इतनी ट्यूनिंग थी ना कि हम लोग वही सेट पे या बैठ के सीन को जमा भी लेते थे। अच्छा, हाँ, सतीश बहुत नहीं एकदम आइकॉनिक कैरेक्टर्स थे ये कुछ जो उन्होंने किए, एकदम नहीं। आइकॉनिक। और आपको मैं बताऊं कई बार क्या होता है, जब मैं आपको बता रहा था कि एक्टर आपको इंस्पायर करता है, कैसे, जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, और कई बार क्या होता है एक्टर की वजह से रोल बन जाता है। हाँ, हाँ, ये हसीना मान जाएगी, आपको बात बताऊं, हाँ, हर डायरेक्टर का, राइटर का, प्रोड्यूसर का एक एम्बिशन भी होता है कि मेरी फिल्म में जितने स्टार्स हों उतना अच्छा है। हाँ, तो हर रोल में हमने किसी ना किसी को, तो अब परेश रावल इतने बड़े एक्टर हैं, हमारी दोस्ती भी, हम लोगों ने काम भी इतना किया है। अब हसीना मान जाएगी में कोई रोल नहीं था, अच्छा, लेकिन डेविड साहब ने कहा परेश भी, परेश डेविड साहब पे भी दोस्ती भरोसा करता, उसने हाँ कर दिया। अब वो मुझे फ़ोन करे, बापू क्या है क्या? मैं, डेविड साहब क्या परेश को? बोले कुछ भी देखना, तू बना दे कोई कैरेक्टर, वो घर में नौकर है। मैंने कहा नौकर परेश मुझे दौड़ा देगा कि क्या करे। तो फिर अब वो प्रेशर था कि परेश रावल कर रहा है, वो भरोसे में अभी सुन नहीं रहा है, लेकिन शूटिंग के पहले सुनेगा ना, जब सीन का, तो घर का उसको गोरखा बना दिया। तो फिर उसका कैरेक्टर बनाया कि वो जासूसी नॉवल पढ़ता रहता है, हर आदमी को शक की नज़र से देखता है। और फिर जो अनुपम खेर की बहन अरुणा रानी जी जो थी, उनका जो एक एंगल था, जो गोविंदा चाचा बन के आता है उससे, तो हमने कहा चलो ये मनी मन में ये भी प्यार करता है, अच्छा, रोमांटिक एंगल दे दिया, तो उससे वो कैरेक्टर हाईलाइट बन गया। फिर उसको मैंने क्लाइमेक्स में, जब पुलिस स्टेशन में इनको बंद कर देते हैं संजय दत्त गोविंदा को, तो ये हमको इसको गोरखा दिखाया था, तो वो कुकरी लेके आ जाता है और इंस्पेक्टर के लगा देता है, कहता साहब हम गोरखा है, हम गलत आदमी को आने नहीं देता अंदर और सही आदमी को अंदर रहने नहीं देता। तो वो कैरेक्टर परेश रावल की वजह से बन गए। ऐसे सेम चीज़ एक बार क्या हुआ, राजपाल यादव आया, उसको सारे अवार्ड मिल गए जंगल में, एकदम से हिट हो गया। मेरी फिल्म शुरू हो रही थी, मुझसे शादी करोगी। तो साजिद ने राजपाल यादव को कांटेक्ट किया, बुला के बोल दिया ये फिल्म शुरू हो रही है, सलमान, अक्षय, डेविड साहब, और तीसरा रोल तेरा ही है। अच्छा, वो नया नया स्टार बना था, तो वो बहुत खुश, वो एक्साइटेड हो गया कि मुझे इतनी बड़ी फिल्म मिल गई, सलमान अक्षय के बाद मेरा ही रोल है। रोल था ही नहीं। अब वो मुझे फोन करे, रूमी भैया मजा आ गया, साजिद भाई ने बोला यार क्या रोल है, कब सुना रहे हैं आप? अच्छा ये क्या एनएसडी के थिएटर वाले ये कैरेक्टर में घुसते हैं, इनको पहले सुना तो मैं कैरेक्टर पर काम करूं। तो मैंने कहा मैं अभी बिजी हूँ, तुमको बताता हूँ। मैंने साजिद को बोला, मैं साजिद क्या बोल दिया? बोला मुझे तो राजपाल चाहिए, मैंने तो डेट ले लिया, अब तू जान। मैं कहा मैं क्या रोल दूँ? अब फिर वो राजपाल फोन करे, भैया कैरेक्टर पर काम करना है, क्या है मैं बहुत मेहनत करता हूँ, अब सलमान अक्षय तो स्टार है भैया, आप सुना दो। अब मैं क्या, रूमी भाई कब आ जाऊँ? ये करते करते मैं कितना टालूँ। शूटिंग सर पे आ गई, अब तो सुनाना ही पड़ेगा, कपड़े भी बनना है। तो रात को मैं काम कर रहा था, मुझे जहन में आया उसमें दो कैरेक्टर थे। मुझसे शादी करोगी अगर आपने देखी हो, एक वहाँ की गोवा की बदमाशों की गैंग थी, ईगल गैंग, और एक ब्रोकर का कैरेक्टर था ज्योतिष का। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इनको डबल रोल कर देते हैं। अच्छा, जुड़वा भाई हैं, एक बदमाश है और एक बेचारा शरीफ ज्योतिष है। वो ब्रोकर जो घर भर दिलाता है उसको ज्योतिष बना देते हैं। रात को डेविड साहब तो जल्दी सो जाते हैं। मैंने साजिद को फोन किया, मैंने कहा साजिद दादा ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में आया। बोले वेरी गुड कर दे। तो मैंने कहा कल आ रहा है वो सुनने के लिए। तो बोला वेरी गुड सुना दे। तो वो इतना हाईलाइट कैरेक्टर बन गया था, नॉमिनेट भी हुआ था। तो कई बार एक्टर जो है ना उसकी वजह से भी रोल बन जाता है। नहीं पर ये आपकी क्रिएटिविटी है ना कि आप उस एक्टर के लिए आप रोल बना सकते हैं। तो वो ये मेरा मतलब था कि स्क्रीन के पीछे ये जो थिंकिंग, ये जो मेहनत जाती है, वो फिर हम तो फाइनली वो रोल देख लेते हैं, स्टार देख लेते हैं, बट ये सब मेहनत उसके पीछे जाती है। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स बड़े बड़े स्टार्स सबके लिए आपने फिल्म्स लिखी हैं, चाहे अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार, सो ऑन। तो अमिताभ बच्चन जी की अगर बात करें तो सभी जानते हैं वो कितने सेट पे कितने डिसिप्लिन रहते हैं, कितना उनका ऑब्जर्वेशन पावर कितना स्ट्रांग है। बट
आपके नज़रिए से आपने उनकी कौन सी वो क्वालिटी देखी या क्वालिटीज़ देखी ऑफ द स्क्रीन जो आपको व्हाट मेक्स अमिताभ बच्चन? देखिए, आप, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ दिल की बात, मतलब मैं ये कई बार इंटरव्यू में बोल चुका हूँ और ये दिल से बोलता हूँ कि काश कोई ऐसा करिश्मा हो, कोई ऊपर वाला दुआ से कुछ ऐसा हो कि अमिताभ बच्चन 1000 साल जिए ताकि आने वाली कई जनरेशन उनके साथ काम कर सके। क्योंकि अमिताभ बच्चन जो हैं उनसे ज़्यादा डिसिप्लिन, कमिटेड, डेडिकेटेड एक्टर इस इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता ना पहले कोई आया ना कोई आएगा। और ज़बान के पक्के, और आप मतलब एक न्यू कमर एक्टर भी कई बार आपको ऐसा लगता है कि हमको सताएगा या है ना, वो तो ऐसा काम, इतने डायरेक्टर और राइटर की इतनी इज्जत करते हैं कि वो कभी क्वेश्चन नहीं करते। आप जो सेट पे बुला के बोलोगे ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। वो कोई राइटर डायरेक्टर के काम में दखल नहीं देते। और मेरे साथ तो मैंने उनके साथ 4 फिल्म की हैं, मतलब 4.25 बोल सकता हूँ, क्योंकि 2 फिल्म लिखी है, 2 डायरेक्ट की हैं और एक फिल्म से गेस्ट अपीयरेंस करवाया था, बेबी नंबर 1। तो दूसरी बात, मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा भी उनसे थोड़ा अलग है कि उन्होंने हमेशा इस बात का मुझे अपने जेस्टर से, अपनी करनी से इस बात का एहसास दिलाया है कि वो कितने अच्छे इंसान हैं और मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। उसका लास्ट सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब ये चेहरे में कर रहा था, तो जब प्रोड्यूसर जो हैं आनंद पंडित जी और मैं, हम दोनों पहली बार अमित जी से मिलने गए। कोई और मीटिंग चल रही थी, हम जब तक चाय कॉफ़ी पी रहे थे, तो आनंद भाई बोले यार ये बड़ी ऑकवर्ड मीटिंग है, ये 100% जो है ना पैसे की बात की होगी, ये बड़ा ऑकवर्ड मूवमेंट होता है, इतना करीबी रिश्ता है कैसे। मैं कहा देखते हैं क्या बात होती है। तो हम जब गए तो विंग कमांडर रमेश जी बैठ गए, अमित जी, मैं, आनंद भाई। और अमित जी ने बोला कि आनंद भाई, मैं ऐसे गप्पे वप्पे लगाई है ना, अमित जी का नाश्ता बड़ा अच्छा होता है, देसी सब, दाल मोट, समोसा, कचौरी सब। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तो मैंने एक ही बात करने के लिए बुलाया आपको, क्या इस फिल्म में मैं फीस नहीं लूँगा, पैसे नहीं लूँगा। अच्छा। तो आनंद भाई ने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, मतलब हम लोग शॉक थे, हमारी समझ में नहीं आई क्या। बोले हाँ। फिर आनंद भाई ने बोले मैं नहीं चाहता मेरी फीस का बोझ इस फिल्म पे हो। बहुत जिद की आनंद भाई ने, मतलब ऐसे कई महीने तक करते रहे उसके बाद कि नहीं सर आप। तो आप सोचिए मेरे आंख में आंसू, इमोशनल हो गए हम लोग। आप लोग तो जा रहे थे ये सोच के कि कितनी फीस मांगेंगे, क्या होगा बड़ी। तो उन्होंने पैसे नहीं लिए। उसके बाद वो हम लोग पोलैंड शूटिंग करने गए। मैं आज भी बोलता हूँ, मेरा मन इमोशनल हो जाता है अम्मी जी के लिए, कि हम लोग रेकी पे गए, तब मौसम ऐसा नहीं था। हम शूटिंग करने गए दिसंबर में। अच्छा। मुझे याद है जब मैं निकल रहा था तो मुझे ऋषि कपूर का फ़ोन आया, बोले तू पोलैंड जा रहा है शूटिंग करने। मैंने कहा दिसंबर में, बच्चन साहब को लेके। मैं क्यों? बोले तू नाराज़ है बच्चन साहब से? कैसी बात कर रहे हो चिंटू जी? बोले पागल, तुझे पता है दिसंबर में क्या हाल होता है? बोले हिटलर वहीं जाके हारा था सर्दी में। जब मैं शूटिंग पे पहुंचा -70। अच्छा, हम लोग तो फिर भी एक हट बना लेते हैं, उसके अंदर हीटर वीटर रख के, गर्म कपड़े पहन के सब। अमित जी तो जो कंटिन्यूटी ड्रेस है वो पहन के शूट कर रहे हैं। -70 में उन्होंने शूटिंग की और चार्टर्ड प्लेन से आए थे और चार्टर्ड प्लेन से ही गए। उन्होंने उस प्लेन का, होटल का सारे पैसे अपने क्रेडिट कार्ड से दिए, वो भी प्रोड्यूसर को नहीं देने दिए। ओह। तो इसलिए पहले हमें मतलब क्या था, आपके इतना बताते नहीं थे, लेकिन अब मैं जानबूझ के बताता हूँ। जैसे अभी मेरा कॉलम आता है, उसमें भी मैंने लिखा ये बात कि कई लोगों को एक गलतफहमी है, मतलब, और मैंने ये सुनी सुनाई बात नहीं, बच्चन साहब ने खुद मुझे बताया। मैं उनके साथ बहुत साल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, 96 से मेरे उनसे बड़े क्लोज रिश्ते रहे। तो लोगों का एक, उन्होंने मीडिया में लोगों ने एक परसेप्शन बनाया हुआ ना कि बहुत परेशान थे, उनकी फाइनेंशियल मदद की कुछ लोगों ने। ABCL का जब लॉस हुआ था, और ये मैं दावे से बोल रहा हूँ कि अमित जी ने किसी से फाइनेंशियल मदद कभी जिंदगी में नहीं ली। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई, मुझे याद है जब ABCL भी बना था ना, कोई उसके CEO थे गुप्ता, वो संजीव गुप्ता ऐसा कोई नाम, मैं नाम भूल रहा हूँ, ABCL के CEO थे। तब भी अमित जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उनके हाथ में दी थी।
AB सीरियल में लॉस हुआ उनको। हाँ। अच्छा, ये आपको बताऊं मैं, ये अमित जी पहले आदमी हैं जो ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे, जो आज जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री चल रही है ना, हाँ। कॉर्पोरेट। हाँ। तो मैंने पहली बार लाइफ में देखा जब उन्होंने शुरू किया था, 2 फिल्म शुरू की थी। एक सचिन पिलगांवकर को डायरेक्टर लिया था उनको, और एक जॉय अगस्तीन को, 2 फिल्म। तो मुझे साइन किया था राइटर। तो पहली बार हमने देखा कॉर्पोरेट ऑफिस कैसा होता है, ये क्या है, सूट में प्रोडक्शन वाले घूम रहे हैं, है ना, प्रॉपर कॉन्फ्रेंस रूम पहली बार देखा इंडस्ट्री में। तो वो ये बोले कि यार ऐसे रूमी आने वाला वक्त यही, ये उनका बस he was just ahead of his time। हाँ। और उनको टीम सही नहीं मिली, जो उनको लॉस हुआ। लेकिन वो इतने फाइटर आदमी हैं कि उन्होंने, जो मैं ये बता रहा हूँ कि किसी से फाइनेंशियल मदद नहीं ली। हाँ। उन्होंने जो कर्जे भी चुकाए हैं ना, वो खुद काम करके कमा के चुके। KBC के बाद, KBC से और उससे पहले फिल्म करके, हाँ। वो बहुत खुददार आदमी है। वो कभी थोड़ी किसी से मेरी गारंटी है, ये सब की जो मीडिया में चलता है ना, कि इसने मदद की, उसने मदद की, फाइनेंशियल, बिल्कुल नहीं की किसी ने। और ना उन्होंने ली, ऐसा नहीं की नहीं, ली नहीं। और उनकी पंक्चुअलिटी, एक बार मैंने उन्हें एक फंक्शन के लिए इनवाइट किया था, वो चीफ गेस्ट थे। तो जो टाइम दिया था उससे 10 मिनट पहले वो वहाँ पहुँच गए थे। और उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया कि मैं जल्दी पहुँच गया हूँ, तो मैं एक मरीन ड्राइव का ड्राइव चक्कर लेके आ जाता हूँ क्योंकि मैं जल्दी पहुँच गया हूँ। पर मतलब चीफ गेस्ट फंक्शन के टाइम से पहले पहुँच गए। ये कह रहा हूँ ना, ये जो मैं अभी जब आपके यहाँ दाखिल हुआ तो ये मेरे साथ थी। हाँ। 11:30 का मैंने बोला था, जब मैं दरवाजे पे आया तो 11:30 हो रहा था। हाँ जी। ये आदत अमिताभ बच्चन से पड़ी, उनकी वजह से हम डिसिप्लिन हो गए लाइफ। और इनके तो इतने मजे किस्से हैं। जैसे मेरी फिल्म जब मैं बना रहा था, हाँ। तो अमित जी का क्लियर होता है कि मैं आऊँगा 10 बजे, जो भी उन्होंने टाइम दिया 11 बजे, और मैं 6 बजे चला जाऊँगा। हाँ। और वो परफेक्ट, मतलब मैं अपने असिस्टेंट्स को बोलता हूँ कि तुम्हें घड़ी देखने से कुछ नहीं है, जब अमित जी एंटर होंगे देखना 10 बज रहा हो। और वो 6 बजे निकल जाते थे। अब क्या है, मेरे कैमरामैन बड़ा कैमरामैन थे, तो अब 5:30 हो गया, आखिरी शॉट है, वो लाइटिंग कर रहे हैं और मैं नर्वस हो रहा हूँ कि अभी 6 बजे जाना है, 6:15 हो गया, 6:30 हो गया, सर ये लास्ट शॉट है। पास जाके बैठ के गप्पे लगा रहा हूँ ताकि माइंड डाइवर्ट रहे। शॉट हुआ, 6:30 बजे निकल गए। दूसरे दिन फिर ऐसे ही कुछ हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे ही चल रहा था। और उस दिन बॉम्बे टाइम्स में न्यूज़ आई थी कि अमित जी टाइम के इतने पक्के हैं कि बॉम्बे में वो 3 फंक्शन में गए। एक YB चौहान कोई टाउन में है, वहाँ गए, फिर एक हीरानंदानी गए, और फिर एक मेरिएट गए। बॉम्बे के तीनों कोने, और तीनों जगह टाइम पे पहुंचे। ये न्यूज़ आई थी। अच्छा। और मेरा वही चल रहा था, 6 बजने वाला है, मेरा शॉट रेडी हो रहा था। तो मैं ऐसे गया, मैं कहा अमित जी क्या बात है, देखो आज मैं पेपर में पढ़ रहा था, आप कैसे टाइम पे पहुंच जाते हैं। मालूम क्या बोले, बोले रूमी मैं टाइम पे इसलिए पहुंच जाता हूँ क्योंकि मैं टाइम पे निकल भी जाता हूँ। बोले अगर मैं टाइम से लेट निकलूंगा, या 2 से 6 का अगर 6:30 निकलूंगा, तो अगली जगह मैं आधा घंटा लेट पहुंचूंगा। तो मैं इतना शर्मिंदा हुआ। नहीं बिल्कुल, he is a personality by himself, so much to learn from him। मेरा बस चले ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा बस चले तो मैं सिर्फ उन्हीं के साथ काम करता रहूँ। सच ए प्लेजर। और सलमान खान के साथ जब आपने काम किया तो उनकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या पर्सनालिटी है ऑफ द स्क्रीन? सलमान की जो सबसे बड़ी क्वालिटी बोलिए, या अच्छाई बोलिए, या खामी कुछ भी बोलिए, वो ये है कि वो इतना बड़ा सुपरस्टार है, पूरी दुनिया उसको मानती है, वो खुद नहीं मानता कि मैं स्टार। वो पर्सनल लाइफ में एक आम जो दोस्त होता है, एक आम भाई होता है, एक आम बेटा होता है, बिल्कुल वैसे ही। उसकी वजह से वो बेचारा कई बार तकलीफ में भी आता है, क्योंकि उसका बिहेवियर जो है ना, उसने कभी अपने आप को वो स्टार की तरह रखा नहीं। मतलब आज मैं जानता हूँ ना कि आज वो इस बात से बहुत तकलीफ में है और दुखी है, क्योंकि वो एक आम आदमी की ज़िंदगी जीता था, काम करता था, उसको साइकिलिंग का शौक़ है, वो शूटिंग पे साइकिल पे जाता था। मतलब ऐसा नहीं कि नजदीक हो, बांद्रा से गोरेगांव फिल्मिस्तान भी जाना है, फिल्म सिटी तो साइकिल पे। अच्छा। कि बैंड स्टैंड पे अपने जो कुत्ते हैं उनको लेके वॉक करना, बाइक चलाना, कैफे में बैठना, ये उसके शौक हैं। अभी सब ये हालात ऐसे हो गए, तो सिक्योरिटी में रहना पड़ रहा है, तो वो बड़ा सफोकेटेड फील, मैं जानता हूँ ना, वो इस तरह का। तो सबसे बड़ा सलमान का प्लस पॉइंट है। अच्छा, दूसरी बात, दिल का एकदम उससे बड़ा, मतलब जैसे बोलते हैं ना गोल्डन हार्ट, वो भी वर्ड छोटा है। इतने बड़े दिल का, इतना अच्छा इंसान इंडस्ट्री में, जो
और नेक इंसान, सबका भला करने के। अभी तो फिर भी चलो अच्छा है कि मीडिया में लोगों के सबके सामने ये बातें आ गई। इनका एक सलमान जो है उनका एक अजीब कैरेक्टर था, अजीब नेचर, जिसको लेके मेरा कई बार आर्ग्यूमेंट भी हुआ है कि उनकी अच्छाई आप किसी को बताओ तो वो नाराज हो जाते। तो कई बार ऐसे हुए बहुत सारी चीजें, और मुझे पता है वो आज से नेकियां नहीं कर रहा है। हाँ। वो हीरो बनने से पहले नेकियां कर रहा है, उसके बाद भी कितना वो करता है मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन वो उसमें बिलीव करता है। वो जैसे वो मेरे अंकल का ही शेर है कि जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता ना लगे। ये अभी गाना लिया ना उनका, मेरे फादर के बड़े भाई का ही, वो तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, अरिजीत ने गाया, उसी का ही शेर है। तो वो उसमें बिलीव करता है कि एक हाथ से दो दूसरे को पता ना लगे। तो काफी साल से कर रहा था, ओल्ड एज होम के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के इतना। लेकिन जब थोड़े से उसके बारे में ये सब हो ना, जो हादसे हुए और नेगेटिव बातें आई, तो फिर मैं पहला उनके दोस्तों में था जिसने मैंने इंटरव्यू दिया फिल्म फेयर में। और सारे किस्से सुनाए जो उसकी नेकियों के थे, जितने लोगों की उसने मदद की है, क्या क्या मदद की है। तो नाराज भी हो गया था मुझसे। तो मैंने कहा नहीं, जब तुम्हारे बारे में बुरी बातें आ सकती हैं, तुम्हारी अच्छी बातें क्यों नहीं आए सामने, जो जेन्युइन, जो सच्ची बातें हैं। कोई मैं झूठ तो नहीं बोल रहा कि तुम्हारी कोई इमेज बना, तुम ऑलरेडी अच्छे इंसान हो, बस ये कि लोगों को पता होना चाहिए। नाराजगी की बात करें तो हमने सुना है कि एक इंसिडेंट आपका हुआ था राजेश खन्ना के साथ, आपके साथ नाराज हो गए थे। उनके साथ वो क्या इंसिडेंट था? राजेश खन्ना का कमाल है। राजेश खन्ना जो हैं वो मुझे ईमानदारी की बात चाहते थे। उसके दो रीज़न थे। एक तो पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई एज ए राइटर। हाँ। वो सब लंबी, क्या हुआ थोड़ा सा आपको किस्सा बड़ा है लेकिन बता देता हूँ। हाँ। मेरी अरेंज मैरिज थी, मेरी शादी हुई, मैं अपनी वाइफ को लेके दिल्ली गया। दिल्ली में शूटिंग थी, आप लौट चलेगी। तो जैसे ही मैं फार्म हाउस में पहुंचा, लेट सो के उठा था, राजेश खन्ना पहले खड़े हुए सिगरेट पी रहे थे। तो मैंने इंट्रोड्यूस कराया, मेरी वाइफ हनान, कहाँ की हैं आपकी बेगम। तो मैंने कहा ये है बम्बई की ज़िंदगी कि अगर आप अपने बंगले से पैदल निकलो तो इनका बंगला, मेरी वाइफ का बंगला, मुश्किल से 1.5 मिनट दूर होगा, 1 मिनट। अच्छा। लेकिन देखो एक मोहल्ले के लोग एक दूसरे को नहीं जानते, क्या बात कर रहे हो। तो मेरी वाइफ से बात करने लगी। मैं जाके डब्बू जी, चिंटू जी सबसे सलाम दुआ करने लगा। इतने मुझे ऐश्वर्या ने इशारा किया ऐसा। तो मैंने देखा, क्या मुड़ के देखा तो राजेश खन्ना मेरी वाइफ को हक करके बड़ी ठंडी सांसें ले रहे हैं, आंख में आंसू। और मेरी वाइफ का अरेंज मैरिज थी और वो फिल्म बैकग्राउंड की थी, तो वो बड़ी ऑकवर्ड हो रही थी, मुझे इशारा कर रही थी पास आओ। मैं गया, मैं काका जी क्या हो गया? बोली ये हुसैन की बेटी है। मैंने कहा हुसैन की बेटी, इसमें रोने की क्या बात है? तो बोले कहाँ है, मेरी बात कराओ। तो मुझे लगा इनको कोई गलतफहमी हो रही है। अगर मेरे फादर इन लॉ जानते तो उनको पता है मेरी फिल्म में राजेश खन्ना है, मैं उसके यहाँ जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, तो बताते मुझे। तो मैंने अपने फादर इन लॉ को फ़ोन लगाया। मैं कहा अब्बू जी आप राजेश खन्ना को जानते हैं क्या? तो बोले क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा बताइए ना, मैं यहाँ शूटिंग पे हूँ साथ में। तो बोले उसे कुछ याद आ रहा है? मैं याद नहीं आ रहा, वो हनान को गले लगा के रो रहा है। तो हंसने लगे। फिर मुझे राजेश खन्ना ने बताया कि रूमी, मेरी ज़िंदगी में मेरे पे सिर्फ 2 लोगों का एहसान है। एक सिप्पी साहब का जिन्होंने मुझे लॉन्च किया, और एक ये हुसैन का। अच्छा। मैं क्या? बोले मैंने पुणे में एडमिशन लिया और मुझे हॉस्टल में रूम नहीं मिला। तो ये हुसैन मेरी क्लास में था। अच्छा। ये मुझे अपने घर ले गया। 2 साल इसका खा के इसके घर में रह के मैंने पढ़ाई की है। और बॉम्बे आके मैं सुपरस्टार बन गया और वो मुझसे आज तक मिला ही नहीं। मैंने क्या बात कर रहे हैं? तो फिर मैंने बॉम्बे में दोनों को मिलाया। अच्छा। तो तब से वो मुझे अपना दामाद बुलाते थे। ओह अच्छा। तू मेरा दामाद है, मेरा बेटा है, भाई तेरे लिए तो मेरी बड़ी ड्यूटी है, तू तो मेरा दामाद है। तो क्या हुआ है, तो मेरा रिश्ता बड़ा क्लोज था। तो एक दिन मुझे सलमान का फ़ोन आया, रूमी भाई मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, आप ये सोहेल आपसे मिलेगा ज़रा। मैंने सोहेल को बता दिया क्या बात करना है, वो आपसे बात कर लेगा। नहीं, हाँ पहले सलमान ने मुझे बोला रूमी भाई आपका राजेश खन्ना का कैसा रिश्ता है आजकल? मैं जैसा था वैसे ही है, करीबी रिश्ता। तो बोला हाँ कुछ काम है मुझे, आप सोहेल मिलेगा, आप बात। सोहेल मिला, मैं क्या है? बोला रूमी भाई हमने सुना है कि राजेश खन्ना जो है वो अपना बंगला बेच रहे हैं। अच्छा। आशीर्वाद में। अच्छा। और उनके ऊपर इनकम टैक्स का कर्जा भी है कुछ, उस टाइम पे कुछ 20 साल पहले, 18 साल पहले कुछ 1.25 करोड़ का था ये तो। अच्छा। तो बोले भाई ने ऑफर दिया, आप राजेश खन्ना को बोल दो कि जो प्राइस बंगले का बोलेंगे हम वो निगोशिएट नहीं करेंगे, देंगे।
उनके ऊपर जो इनकम टैक्स का कर्जा है 1.25 करोड़, वो अलग से हम चुकाएंगे। तीसरा, सलमान भाई राजेश खन्ना जो हैं उनके बैनर के लिए एक फिल्म करेंगे एज एन एक्टर। तो आपका कर्जा भी उतर गया, पैसे भी आ गए और बैनर वापस इस्टेब्लिश हो गया। तो मैंने कहा इससे अच्छा ऑफर तो हो नहीं सकता। मैंने काका जी को बता दिया। आप यकीन जानो, उसके बाद कम से कम 1-2 महीना वो रोज़ रात को मुझे फ़ोन करते थे कि तुझे मैं अपना बेटा, अपना दामाद कहता हूँ, तू मेरा बंगला बिकवाना चाहता है। तुझे पता है आज भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बसें रुकती हैं टूरिस्ट की और लोग दिखाते हैं, गाइड बोलता है वो रहा राजेश खन्ना का बंगला, और तू मेरा बंगला बिकवाना चाहता। मैंने कहा काका जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं एक पोस्टमैन हूँ, मुझे सलमान खान ने चिट्ठी दी, मैंने आपको पहुँचा दी, मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, उनके दिमाग में इतना बैठ गया था। उसके बहुत साल के बाद, मतलब डेथ के कुछ 1 साल पहले की बात होगी, सोहेल खान ने मुझे बताया, बोला रूमी भाई मैं कोई मोती महल से या किसी रेस्टोरेंट से खा के निकला तो मैंने देखा कार में राजेश खन्ना बैठने जा रहे हैं। तो मैं एकदम तेजी से गया उनके पास, मैंने सलाम किया, मैंने कहा कि सोहेल ये लोग तमीज़ वाले बच्चे के सीनियर आदमी दिखा है। तो उन्होंने आदाब काका जी, बोले आदाब। बोले मैं सलीम साहब का बेटा हूँ, सलमान का छोटा भाई। अरे बोले तुमने रूमी जाफरी को बोला था मेरा बंगला खरीदने के लिए? बोले अभी तक उनके दिमाग में बैठा कितने ये कुछ जो इमोशनल अटैचमेंट्स रहती है ना। पर आपने आप लौट चलें की बात की, तो वही जब ऋषि कपूर को जब फिल्म डायरेक्ट करनी थी तो उन्होंने भी आपको ही चूज़ किया स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तो उनके साथ आपका रिलेशन कैसा था? ये एक्सपीरियंस कैसा था उनका डायरेक्शन आपका? भाई वो मेरे लिए डायरेक्टर बाद में थे। पहला क्या है, ऋषि कपूर मेरा पहली मुलाकात से कुछ ऐसी हम दोनों में वो हो गई थी, जिसे बोलते हैं ना आप मोहब्बत या रिश्ता, ऐसा बन गया था कि सिर्फ ऋषि कपूर नहीं, पूरी फैमिली, मतलब इंक्लूडिंग कृष्णा आंटी और चिंपू चिंटू, मतलब अभी भी इतना मेरा क्लोज, मतलब मुझे बाद में ये सब चीज़ों का एहसास हुआ जैसे मेरी बेटी पैदा हुई तो कृष्णा आंटी मेरे घर आई और लिफ्ट बंद थी, बेचारी 6th फ्लोर चढ़ के आई। तो अगले दिन मुझे करिश्मा का फ़ोन आया कि दादी आपके आई थी, और तो मुझे पता लगा कि कृष्णा आंटी आज तक सिर्फ अनिल कपूर की मदर उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके अलावा किसी के घर ही नहीं गई। लोग उनसे मिलने चले, वो किसी के घर नहीं गई, सिर्फ मेरे घर आई। तो ये मुझे ऋषि कपूर की वजह से पूरी फैमिली ने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि जिसकी हद नहीं। तो रिश्ता हमारा बन गया था, रोज़ बात होती थी, खाना, उनकी फिल्म जो एज एन एक्टर काम कर रहे थे वो भी मैंने लिखी। तो जब वो डायरेक्टर बने, उन्होंने एक्टिंग से रिटायरमेंट लिया, तो वो कहानियाँ सुन रहे थे बहुत सारे लोग। तो मैं मस्ती में बोलता था, मैंने कहा नहीं, जब आप सबसे सुन के थक जाओगे ना, कहानी आपको मेरे से ही मिलना है। तो बोले सुना ना, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? तो ऐसे ही थोड़ा सा मैंने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना हूँ, आप थोड़ा, जब आप 10 बार जब मैं पहले सुना दूंगा ना तो आपको वो भी पसंद नहीं आएगी। पहले आप 10-12 सुन लोगे ना, और उनमें से कोई पसंद आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो जब उनको पसंद नहीं आई तो एक दिन मुझे याद है, मैं ऊपर उनके घर के पास ही भल्ला बंगलों में शूटिंग कर रहा था। तो चिंटू जी ने कहा कि तू आ, जो है ना लंच मेरे साथ कर। तो ठीक है, मैं वहीं से वॉक करता हूँ नीचे आया, लंच किया, तो मैंने उनको कहानी सुनाई, कमाल है। उसके बाद उनका फ़ोन आया मुझे कि नहीं, उन्होंने मुझे बोला हाँ शाम को जो है पैकअप के बाद तू फिर आ। तो मैं पैकअप के बाद पहुंचा तो उनके एक दोस्त हैं, टाउन में रहते हैं, फराद नथानी, वो बैठे हुए थे। बोले फराद को सुना, मैंने फराद को सुना दिया, वो भी बोला फैंटास्टिक, फिर चला गया। फिर नेक्स्ट डे शूटिंग थी भल्ला बंगलों में, फिर इनका फ़ोन आया कि तू जो है लंच में आ जा नीचे। फिर मैं लंच में गया तो डब्बू जी, चिंटू जी, नीतू जी, कृष्णा आंटी भी थी, सब बैठे हुए। बोला सुना सबको कहानी, हाँ सबने ओके कर दी। तो इस तरह से आप लौट चले शुरू हो गई। तो इसलिए उनका, और एज ए डायरेक्टर जो है ना, मुझे दुख है कि वो, मतलब उन्होंने कोई दूसरी फिल्म नहीं बनाई, क्योंकि वो क्या है, वो होता है ना, क्या है, हमारे यहाँ कहावत है कि मछली के बच्चे को कौन तैरना सिखाएगा। थे तो राज कपूर के बेटे, एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे जैसे राज कपूर। लेकिन वो आप लौट चले के बाद मैंने उनको बहुत बोले यार मैं एक्टिंग में इतना बिजी हूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ रोमांस किया और गाने गाए, मैंने एक्टिंग नहीं की। रोल अब मुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट बनने के बाद मिल रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं चाहता था वो दूसरी फिल्म डायरेक्ट करने। अब बस ऊपर वाले की मर्जी थी, अगर वो
नहीं जाते तो मैं एक पिक्चर उनसे डायरेक्ट तो करवा लेता। अच्छा और अभी रीसेंट एक्टर्स की बात करें तो आपने जैसे कहा है वरुण धवन, यू नो इज सच अ नाइस ब्लेंड ऑफ कॉमेडी एंड रोमांस। इनफैक्ट आई थिंक आपने कहा है कि आपको उसमें गोविंदा और सलमान दोनों का कॉम्बिनेशन दोनों की गोद में बड़ा हुआ है ना। अच्छा। हाँ, बचपन से उसने होश संभालने के बाद जो जितनी शूटिंग पे हमारे साथ गया हो, या बॉम्बे में हो चाहे बाहर हो, तो या तो गोविंदा था या सलमान था, तो उसके अंदर वो दोनों क्वालिटी। और जानवी कपूर के बारे में भी आपने कहा है कि उसके मूवी सेंस बहुत अच्छा है। नहीं, मैं देख रहा हूँ ना, जब वो उसने लॉन्च नहीं भी हुई थी तब से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि बोनी साहब मेरा, जो हम लोग बिल्कुल एक परिवार ही हैं। तब बोनी साहब खुद बताते हैं ना पूरी इंडस्ट्री को कि मैं किसी से राखी नहीं बनवाता, मैं अपनी सगी बहन से और रीमा जैन जो चिंटू जी की सिस्टर है, कि बचपन से राखी बनवाता हूँ। उसके बाद उन्होंने राखी बनवाई है तो मेरी वाइफ से। अच्छा। और जब तक ग्रीन एक्टर में थे हम लोग कम से कम हफ्ते में 3 डिनर में उनके साथ करता था। अच्छा। मतलब डेली शाम का रूटीन था। बोनी साहब का फोन आता था, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। इवन वो ये भी बोलते थे मुझे हमेशा कि रूमी, श्री जो है ना इतनी प्राइवेट पर्सन है कि उसका कोई दोस्त, कोई किसी से वो इंटरेस्ट नहीं, बात मेरे किसी दोस्त से बात नहीं करती, सिर्फ तुझे चाहती। हाँ, मैं जाता तो मुझे सुनने बैठती थी, बोल देते रूमी जी को बुला लो, सिर्फ ये सुनने मजा आता था। जानवी को भी बिठाती थी कि रूमी जी को सुनो, हमारी जबान वो होगी। तो जानवी को मैंने देखा है ग्रो होते हुए, लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो उसकी लगती थी ना, वो इतनी इंटरेस्टेड थी सीखने में। अच्छा। अरे बेपनाह, आज तक उसके अंदर जो पैशन है सीखने का। अच्छा। इसीलिए वो ग्रो करती रहेगी पूरी जिंदगी। हमारे क्या एक्टर ये बोलते थे मैं सीख गया। तो वहाँ पे उनका, तो उसने मतलब ऐसी ऐसी फिल्में देखी हैं जो आजकल के बच्चे बोर हो जाते हैं ना। पुरानी फिल्म, चाहे विजंती माला की हो, चाहे मीना कुमारी की हो, चाहे दिलीप कुमार की हो, सारी फिल्म उसने क्लासिक हैं, सब देखी हैं, सारे पुराने गाने, सब चीज़ वो जानती। और वो मुझे उसकी क्वालिटी मैं सबको बोलता हूँ बहुत अच्छी है, और वो आज भी लगी रहती है सीखने में, अपनी स्क्रिप्ट पे मेहनत करती है। एक दो बार ऐसा हुआ है कि स्क्रिप्ट टाइम से पहुंचती है, वो भी मैंने सुना है। हाँ, सब आजकल एक तो ये है कि आजकल की जो जनरेशन के बच्चे हैं ना, वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। तो वो जाने की बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ऑफ कोर्स हमने आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग की बात की, बट स्क्रिप्ट राइटिंग से डायरेक्शन, तो ये जो मूव था, ये क्या कॉन्शियस डिसीजन था कि कैसे आपने वो डिसीजन लिया? नहीं भाई, मुझे क्या है, पहले जब मैंने सोचा नहीं था कि मैं डायरेक्ट करूं, ख्वाहिश अंदर होती है कि करेंगे, सब काम करेंगे, बहुत टाइम है। तो मुझे सबसे ज़्यादा इनकरेज जो किया डायरेक्ट करने के लिए, वो नंबर 1 ऐश्वर्या राय। अच्छा। ऐश ने मुझे बहुत इनकरेज किया, रूमी भाई आप डायरेक्ट करो, मैं हूँ आपका। बच्चन साहब ने मुझे कहा, मतलब उन्होंने ये बोला कि मैं स्क्रिप्ट भी नहीं सुनूंगा, पिक्चर करो शुरू हो। और फिर उसके बाद मतलब सभी फिर होता है ना, संजू, सलमान, सब, गोविंदा, रूमी भाई क्या यार पिक्चर शुरू करो, आप डायरेक्ट करो। ये है कि ये लोग तो बहुत साल से मेरे पीछे लगे थे, लेकिन मैंने बड़े आराम से डिसीजन लिया। ये नहीं कि बोल दिया एक्टर ने तो शुरू कर दो अपना। मैंने फिर भी कम से कम उसके बाद, मुझे याद है 2000, हाँ, मैं पहली बार ये हुआ चलो मैं फिल्म डायरेक्ट करता हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया, लेकिन आराम से। उसके 5 साल के बाद मैंने पिक्चर शुरू की, पहली जो अमित जी, सलमान और प्रियंका के साथ। 2005 में शुरू की मैंने। पर जब आपने डायरेक्शन शुरू किया तो आपका जो नज़रिया था फिल्म मेकिंग की तरफ, एक स्क्रिप्ट राइटर का नज़रिया, अब एक डायरेक्टर का नज़रिया, तो उसमें कुछ अलग है, कुछ आपका नज़रिया बदला? हाँ बिल्कुल। जब आप, क्या होता है, बाहर से बैठ के आप लोगों को तैरता देखें और ताली बजाएं, वो अलग चीज़ होती है। जब आप खुद कूदते हैं और तैरना शुरू करते हैं तो आपको पता लगता है कि क्या होता है। तो अच्छा तजुर्बा भी होता है, बुरा भी होता है। हर चीज़ ऐसी अच्छे से आप सोचते हो कि बस होता ना, एक मेरा ड्रीम है मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा, लेकिन जब आप डायरेक्टर बनते हो तो आपको पता लगता है कि सिर्फ शूट करना, अच्छे सीन, अच्छी परफॉर्मेंस निकालना ही डायरेक्शन नहीं है। आजकल और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपकी फिल्म को अच्छा और बुरा बनाती हैं। सिर्फ डायरेक्टर चाहे कि मैं अच्छी फिल्म बनाऊंगा तो नहीं। काफ़ी तजुर्बे हुए मुझे, अच्छे भी हुए, बुरे भी हुए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। जैसे मैं जानवी का बता रहा था, मैं भी आज तक सीख रहा हूँ। जो पास्ट में गलतियाँ हुई हैं वो रिपीट ना हो, ताकि मैं और बेहतर फिल्म बना सकूँ।
पर जो आप पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी, आपको लगा कि उसको उतना अप्रिसिएशन मिला जितना डिजर्व करती थी? नहीं, उसमें ये है कि उसमें वही बताया ना, पहली फिल्म में ही मेरा कुछ जैसे तजुर्बे हो गए, हाँ, जो बैड लक बोलूँ या मैंने कुछ रॉन्ग चॉइस कर ली, है ना, तो वो मेरे लिए सेटबैक था। मतलब मेरा जो सपना लेके चला था डायरेक्टर बनने के लिए, और इतना बड़ा सेटअप भी था, वो मेरी ख्वाहिश उसमें पूरी नहीं हो पाई। तो फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ जो गलती है उसमें की उसकी अगली में नहीं करूँ, फिर जो अगली में गलतियाँ हुई वो अब मैं करूँ। अब कई बार किस्मत भी होती है। अभी जैसे आप देखिए ना कि चेहरे, मतलब आपने चेहरे के जितने रिव्यू पढ़े होंगे इस फिल्म में, हर रिव्यू में ये लिखा गया है कि हम, ऐसा लगता है हम कोई इंटरनेशनल सिनेमा देख रहे हैं। बिल्कुल। और आप, मगर किस्मत थी कि वो लॉकडाउन हो गया, तो वो थिएटिकल वैसे रिलीज़ नहीं हो पाई। तो 3 साल पहले की बात है, मुझे फ़ोन आया जब्बार पटेल साहब का, जबकि मुझसे कभी मिला नहीं था। तो बोले हम जो है आपकी फिल्म चेहरे जो है ये फेस्टिवल में शामिल की है। तो तब भी मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे वहाँ बताया कि ये गिरीश कासरीवाल है, ये कन्नड़ के, मतलब हिंदुस्तान के सबसे लेजेंडरी फिल्म मेकर है। मेरे ख्याल से कितने उनको 12 या 14 नेशनल अवार्ड मिले। अच्छा। हाँ, बहुत ग्रेट फिल्म मेकर। हाँ। तो उन्होंने जो है बोले, उनका मुझे फ़ोन आया कि जब्बार, मैंने मतलब ये पहली एक हिंदी फिल्म देखी है जो कमर्शियल सेटअप की फिल्म है, जिसमें अमिताभ बच्चन है, इमरान हाशमी है, मगर ये किसी भी इंटरनेशनल पैरेलल सिनेमा के लेवल की फिल्म है। तो तुम गाइडलाइन से हटके हमने ये पिक्चर पहली बार हिंदी चेहरे शामिल की है इसके अंदर। तो मुझे खुशी हुई कि इतनी इज्जत मिली। ठीक से रिलीज नहीं हुई तो क्या हुआ, कम से कम आज लोग फिल्म देखते हैं। हाँ। तो कई बार किस्मत भी होती है कि ये रिलीज पे थी, मतलब 30 अप्रैल को रिलीज थी। अब देखिए ना भाग्य, और 20 मई से मेरी शूटिंग थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ। अच्छा। 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया, ये रिलीज नहीं हुई और उसके हादसा हो गया। तो ये तो कई बार किस्मत भी होती है। पर आपके लिए तो ये बहुत बड़ी चेंज होगी, मतलब कहाँ कॉमेडी और कहाँ साइकोलॉजिकल कोर्ट ड्रामा। वो नहीं, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं ये नहीं चाहता कि, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक लिटरेरी बैकग्राउंड है, लिटरेचर से जुड़ा हुआ आदमी रहा हूँ, मैं थिएटर से जुड़ा रहा हूँ। कि शुरू में भी जो मेरी पहली जो फिल्म थी, दोनों जो हिट हुई थी, वक्त हमारा है और रंग। तो रंग जो है, वक्त हमारा कॉमेडी फिल्म थी, और रंग जो थी वो एक सेपरेशन पे मैसेज था। अच्छा। कि हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो जाते, तो बड़ा मेच्योर स्क्रिप्ट थी। तो उसके बाद मैं कॉमेडी लिखता गया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत कंटेंटेड आदमी हूँ, मैं लाइफ में बड़ा खुश हूँ। मुझे ज़्यादा, अब मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि मैं कुछ जैसे चेहरे बनाई, कि मैं कुछ अलग अलग सिनेमा बनाना चाहता हूँ। सिर्फ कॉमेडी भी बनाऊँगा तो जो कॉमेडी में लिख चुका हूँ या जो फिल्म अभी कॉमेडी में आ रही है उससे कुछ अलग ही बनाऊँ। तो ऐसे कुछ अच्छी फिल्म बना लूँ तो सब जगह कुछ बाकी। सो आपने बात की कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स आप लिखना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स आजकल तो मीडियम्स भी इतने सब हैं, OTT, सिनेमा तो है ही खैर, OTT, सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। सो बट जब राइटिंग की बात करें तो पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि मुझे ये कभी समझ में नहीं आता कि राइटर लिखता कैसे है। मतलब दिल से लिखता है, दिमाग से लिखता है, कि एक सिचुएशन को ध्यान में रख के लिखता है, कैसे लिखता है राइटर? भाई मैं तो बैंकर हूँ, कोई अकाउंटेंट है तो वो रोज ऑफिस जाएगा, उसके पास एसेट्स है, लायबिलिटीज है, दोनों को देखेगा, एक बैलेंस शीट बनाएगा, कुछ कॉन्क्रीट है उसके सामने। लेकिन राइटर कैसे लिखता है? राइटर, ये बड़ा कमाल का सवाल है इसका। मतलब कॉमेडी में बोलने तो आदमी पेन से लिखता है या लैपटॉप पे लिखता है, लेकिन क्या है देखिए, ये सवाल ऐसा है जैसे आप किसी से पूछें कि टेस्ट क्या होता है। अच्छा। अब लेकिन हाँ, एक चीज़ अगर इसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँ, तो क्या होता है, हुनर जो होता है ना, आर्ट, वो आपके अंदर होता है या नहीं होता है। तो अभी मेरे अंदर राइटर था और है। तो ये है कि मैंने उसको, जैसे मेरे फादर ने के अंदर एक लिटरेचर का राइटर था, पोइट था, वो ऐसा लिखते हैं। मेरे अंदर कुछ ऐसा था
जब मैंने थिएटर किया, प्लेस किए, लिखे, तो मैं फिल्म लिखता हूँ। और फिर जब आप जैसे शायर है, आप कोई भी शायर है, चाहे जावेद साहब हों या कोई भी है, तो वो अब आप पूछे कि तुम ये गज़ल कैसे लिखते हो, तो वो उनके अंदर वो हुनर है, उसको आदमी फिर क्या करता है, थोड़ा पॉलिश कर लेता है, सीख लेता है कि वज़न क्या होता है, मीटर क्या होता है, बहर क्या होती है। तो इस तरह मेरा लिखने का शौक़ था, ये ऊपर वाले की देन होता है। उसको मैंने थोड़ा पॉलिश किया कि मतलब तजुर्बे से, फिल्म लिख के, फिल्म का रिस्पांस देख के, वो चीज़ जैसे आपने बोला आप बैंकर हैं, अब आपके लिए 1 मिनट का काम है कोई भी अकाउंट मेरे सामने रख देंगे आप सारे अकाउंट, तो मुझे लगेगा ये तेलुगु है, तमिल है, क्या अंग्रेजी समझ में नहीं आएगा, वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप उसको 1 सेकंड में कर सकती हैं। इसी तरह मेरा ये काम भी है, मेरा शौक़ भी है, और ये मेरे अंदर हुनर भी है। तो वो चीज़ मतलब इसलिए हो जाती है। हाँ, ऑफ कोर्स आप कह रहे हैं कि हो जाती है, लेकिन आप तो कॉमेडी लिखते हैं और मुझे तो लगता है कि लोगों को हंसाना और भी मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है ना। तो वो मतलब आपके अंदर वो इतना सब हुनर है और आपने उसको इतना सब होन किया, इतना सब पॉलिश किया है कि आप हंसा सकते हैं लोगों को। नहीं, बिल्कुल वो एक शेर है ना, बड़ा मशहूर शेर है कि या तो दीवाना हंसे, या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। सही। तो क्या है हंसाना, आज मैं आपको अगर अपनी कोई ज़िंदगी की कोई दुख भरी दास्तान सुनाऊं, कोई ट्रेजेडी सुनाऊं, कोई गम सुनाऊं, मेरे साथ ये हादसा हो गया, तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। लेकिन हो सकता है मैं आपको 20 जोक सुना दूं और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी ना आए। तो हंसाना बहुत मुश्किल काम है। और इसमें क्या होता है, इसमें अगर मैं देखूं कि मेरे अंदर ये कॉमेडी का सेंस कहाँ से आया, तो उसको मैं क्रेडिट पहले देना चाहूँगा मेरे शहर को, जो भोपाल है। मतलब मुझे याद है जब मैं छोटा था, और मैं सैलून में बाल कटवाने गया था, तो वहाँ मैगजीन रखा था मायापुरी या कोई, उसमें जावेद साहब का वो छपा था कि जिसको फिल्म इंडस्ट्री में राइटिंग करना है, वो कम से कम 2 साल भोपाल में ज़रूर रहे जाके। अच्छा। और ये मेरा भी तजुर्बा है आने के बाद, कि वहाँ का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है और ज़बान है, वो बहुत अलग है। पूरे मतलब हिंदुस्तान में बहुत जगह का सेंस ऑफ ह्यूमर, लेकिन भोपाल का बिल्कुल अलग है। तो वो इतनी सहजता से, इतनी आसानी से भोपाली आदमी पंच लाइन बोल देता है, तो वो तो मेरे अंदर था। तो वो मेरे काम आया कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि भोपाल के 80% लोगों के अंदर वो ह्यूमर है। जब आप उनसे बैठ के बातें करेंगे, वो सीधी बात ही नहीं करते। तो उसके साथ इतने सारे हम लोग, मतलब जो बचपन से किस्से, उसको भोपाल में बोलते हैं टप्पेबाजी, मतलब गप्पे हाँकना या बातें करना, सुनाना। तो मैंने जैसे आपको बताया भी था कि मैंने वो सारे कलेक्शन जो है, जितने हम लोग किस्से भोपाली सुनाते हैं, जावेद साहब, मैं, सलीम साहब, हम लोग हमेशा बैठते हैं तो घंटों हम लोग ये किस्से सुनाते हैं। अच्छा। हाँ, तब सलीम अंकल भी, क्योंकि उनका भोपाल से बहुत वास्ता रहा है, जावेद साहब भी और मैं भी। तो मैंने कहा यार ये कितनी जगह हम सुनाएंगे, तो इससे अच्छा इसका कलेक्शन छाप दें। तो मैंने अभी जो एक भोपाली पूरे किस्से जो हैं, उनको एक भोपाल में एक थिएटर वाला रफ़ी शब्बीर, उसको फ़ोन करके रिकॉर्ड करवा के पूरा कलेक्शन छाप दिया है। अच्छा। अभी उसका दूसरा एडिशन आ रहा है। तो जैसे उसका मैं किस्सा, कई भोपाली वो हैं कॉमेडी के, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर सुनाना चाहता हूँ कि जैसे एक तो क्या अभी मैंने सुना दिया था, वायरल हो गया, वो भी सुना देता हूँ, लेकिन मैं दूसरा भी सुनाऊँगा आपको। कि ऐसी बात नहीं कि सारे किस्से पुराने हैं, जो नई जनरेशन है उसके अंदर भी वही ह्यूमर है। अच्छा। कि जैसे अभी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता ओलंपिक में, तो भोपाली खड़े हो गए अभी पान की दुकान पे, चाय की दुकान। बोले यार देश का नाम कर दिया, गोल्ड जीत के लाया है। बोले ये क्या गोल्ड जीतेगा, हमारे दादा अब्बा ने तो आज से 70 साल 80 साल पहले जीत लिया था गोल्ड। बोले वो भी ओलंपिक में गए थे। बोले नहीं, नवाब भोपाल में ओलंपिक करवाते। बोले फिर? बोले उन्होंने जो भोपाल से भाला फेंका, तो इंदौर से 3 किलोमीटर इधर गिरा, तो सामने वाले ने बोला जब फेंक ही रहे हो तो इंदौर में गिरवा देते। तो बोला अल्लाह वाले आदमी थे मेरे दादा, 3 किलोमीटर के लिए झूठ नहीं बोलते, समझे ना। तो इस तरह का होता है कि जैसे एक और मैं किसी को सुना रहा था कल हैदराबाद में, कि भोपाल में जीप बहुत बनती है, बॉम्बे में भी आती है, जीप के मैकेनिक बहुत है, और मैकेनिक अपने आप को स्टार समझते हैं। अच्छा। तो वही भोपाल के आदमी के अंदर ह्यूमर तो है, फेंकते भी हैं बहुत। तो बोला साहब वो हमारे अब्बा ऐसे मैकेनिक थे। बोले क्या? बोले वो भोपाल में इतना नाम था नवाब साहब का, जो हेलीकॉप्टर था वो ख़राब हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा, सारे अंग्रेज़ मैकेनिक थक गए। बोले फिर? बोले अब तो इरफान भाई को बुला, वही ठीक कर सकते हैं। तो इरफान भाई गए। बोले हाँ गए,
बोनेट खोल के देखा तो फैन बेल्ट उतरा हुआ था। फैन बेल्ट चला के जो सेल्फ मारा तो स्टार्ट। फिर बोले नवाब साहब, बोले इरफान मियाँ मुझे पता था आप ही चलाओगे, आप बताओ आपको क्या दूँ? तो ना हुजूर आपकी खिदमत का मौका मिला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी दुआएं चाहिए। बोले नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। तो बोले उन्होंने कहा जो दिल चाहे दे दो। बोले फिर? बोले उन्होंने देखा तो हवाई जहाज़ का पेट्रोल रखा था, वो उन्होंने दे दिया उनको उठा के। अच्छा। आप यकीन जानो, जब अपने स्कूटर में डाल के चलाते थे ना तो ज़मीन से 2.5 फीट ऊपर चलता था। तो ये इस तरह का। तो वो अब जैसे मैंने शराफत अली का जो जैसे जावेद साहब ने लिखा था सूरमा भोपाली, बड़ा हिट हुआ। तो मैंने ये जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में जो सतीश कौशिक का कैरेक्टर लिखा था वो था शराफत अली भोपाली। और वो भी जो है अगर आपने देखी हो तो वो बड़ा हिट हुआ था कैरेक्टर, वो चोर बाजार में सामान बेचते। तो वो ये जो ज़बान मिली मुझे, जैसे मैं आपको बताऊं ईमानदारी से कि जब मैं आया तो मेरी उम्र बहुत कम थी यहाँ, 19 साल का था मैं। अच्छा। और वो 80s का हिंदुस्तान कुछ और ही था, मतलब आपने देखा होगा 80s का, मतलब कोई एक्सपोजर नहीं था, भोपाल छोटी जगह थी, टीवी भी नहीं था ठीक से, और फिल्म मैगजीन पढ़ना हमारे यहाँ अलाउड नहीं था, फिल्म मैगजीन पढ़ना, कोई नॉलेज नहीं थी। और यहाँ पे भी जो राइटर्स थे वो बड़े मेच्योर, कुर्ते पजामे वाले, पान खाने वाले, सब उर्दू वाले। तो जब मैं आया तो मुझे हंसते थे मेरे पर, मजाक भी करते थे कि कई लोग तो मेरा गाल भी तोड़ते थे, बेटा बड़े हो जाओ, बच्चों के नाटक नहीं लिखना, जाओ पहले ज़रा दुनिया देखो, ज़िंदगी देखो, तकलीफ़ें उठाओ, बम्बई की सड़कों पे भटको, किसी से इश्क करो, उसका दिल तोड़ो, अपना दिल तोड़ो, तब आएगा वज़न आता, तब राइटिंग आती। मैं बोलता था आप मेरी उम्र और मेरी शक्ल मत देखो, मेरे ख्यालात देखो मैं क्या हूँ। तो ये तो मैं अपने करीबी लोगों को जो है ना ये सारे कहानियाँ और किस्से सुनाया करता था। तो उसकी वजह से ही मुझे मेरी जो थोड़ा सर्कल बना और आइडेंटिटी बनी, जिसकी वजह से मुझे काम भी मिला। तो मैं बहुत सोचता था जब काम नहीं मिला कि लोग मुझे बच्चा समझते हैं। मैं क्या लेके आया हूँ जिससे मैं इस शहर में अपना नाम भी कमाऊंगा, पैसे भी कमाऊंगा, इज्जत भी कमाऊंगा। तो काफ़ी गौर करने के बाद मैंने ये पाया कि मैं अपनी ज़बान लेके आया। अगर मेरी ज़बान ख़राब हो गई तो मेरी राइटिंग ख़राब हो जाएगी। तो यही मेरी पूंजी, यही मेरी ताकत है। तो मैंने आज तक मेरे ज़बान पे बॉम्बे का कलर नहीं चढ़ने दिया। अच्छा। लोग अभी भी समझते हैं, मैं बात करता हूँ कि ये कल परसों भोपाल से आए, और ये मेरा इंटेंशन, मेरा सोचा समझा डिसीजन है कि मेरी अगर ज़बान ख़राब हो गई तो मेरा काम ही ज़बान का है, डायलॉग का, स्क्रीन प्ले का, तो मेरी राइटिंग ख़राब हो जाएगी। तो ऑथेंटिसिटी आप रखना चाहते हैं जी। और अब तो मीडियम्स भी बहुत हैं, जैसा मैंने कहा OTT, सोशल मीडिया, आप तो कॉलम्स भी लिखते हैं। आप ये डेवलपमेंट को, इसको आप किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छा है। मैंने अभी किया नहीं, लेकिन मैं OTT करूँगा। OTT का फ़ायदा ये है सबसे बड़ा कि कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हम नहीं बना पाए या नहीं बना सकते, क्योंकि फिल्म में फिर भी एक लिमिटेशन होती है कि 2.5 घंटे की ही बनाना है, 3 घंटे की बनाना है, 2.25 घंटे की बनाना है, इससे ऊपर फिल्म नहीं बनती। फिर उसमें एक इंटरवल पॉइंट चाहिए, एक विलन चाहिए, एक हीरोइन चाहिए, गाना चाहिए, एक ये इस फार्मूले से अभी तक हिंदी सिनेमा बाहर नहीं आया। OTT का फ़ायदा क्या है, आपको ये सारी परंपरा जो है इनको तोड़ सकते हो आप अपनी कहानी 8 घंटे में, 6 घंटे, 5 घंटे में आराम से कह सकते हो, हर कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सकते हो। तो ज़्यादा एक्साइटिंग है मेरे लिए कि अभी मैं कुछ OTT करूं जिसमें मैं पता ना पूरी राइटिंग की भड़ास जो होती है आपकी, पूरी फिल्म बहुत लिखी हिट। हाँ, कुछ कहानी ऐसी हैं जो मैं इस मजबूरी में नहीं कर पाया, जैसे मैंने सोचा था अभी जब तक OTT नहीं आया था, मैं आ गया था, लेकिन मैंने कुछ कहानी मेरी ऐसी थी, मुझे मालूम था कि 2-2.5 घंटे में नहीं बन सकती। तो मैंने सोचा चलो नॉवेल लिखूं, आज तक लिखी नहीं। तो मैंने लॉकडाउन में बैठ के नॉवेल लिखी। अच्छा, मैं हाथ से लिखता हूँ आज भी। अच्छा। तो जब मैंने असिस्टेंट को टाइप करने के लिए दी तो वो 850 पेज हो गए। अभी उसको एडिट करना है मुझे, लेकिन अगर मैं OTT पे बनाऊंगा तो मैं 850 पेज बना सकता हूँ, क्योंकि उसमें ये गुंजाइश। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। तो चलिए, तो अब हम लुक फॉरवर्ड करेंगे कि रूमी जी का OTT पे कुछ आएगा। जी। आप तो मतलब आपने जिस तरह स्क्रिप्ट्स लिखी हैं और इरास को चेंज किया है, अब तो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है यंग राइटर्स के लिए। नहीं, यंग राइटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनको सक्सेस भी चाहिए, उनको अपनी ओरिजिनलिटी भी ऑफ कोर्स रखनी चाहिए, तो
किस तरह उनको अप्रोच करना चाहिए? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ अगर उससे कोई इंस्पायर हो तो बहुत अच्छी बात है। और जैसा मुझे नहीं लगता था कि मेरी काम या मेरी लाइफ किसी को इंस्पायर कर सकती है। ये एहसास मुझे करवाया एक पहले बच्चन साहब ने करवाया था, फिर मुझे मकरंद देशपांडे जो बहुत नोन नाम है थिएटर के, तो वो एक बार मेरी बायोपिक मेरी ज़िंदगी पे प्ले करना चाह रहे थे, वो बनाया था प्ले। अच्छा। तो मैंने कहा मकरंद तुमको मेरी लाइफ में क्या दिखा? तो उसने मुझे पहली बार एहसास दिलाया कि रूम भाई आपको नहीं पता आपकी लाइफ कितनी इंस्पायरिंग है। हाँ। कि मुझे बहुत एक्साइट करती है और बहुत लोगों को करेगी। उसका रीज़न उसने मुझे बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। कि कैसे भोपाल का एक लड़का हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से, जिसके घर में फिल्म देखना भी अलाउड नहीं। आप तो कह रहे सब सिविल सर्वेंट्स थे। और फिल्म देखना अलाउड ही नहीं था। तो वो भोपाल से बम्बई आता बिना किसी जान पहचान के, और कैसे इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना लेता है। ये एक नए राइटर्स और नए लोगों के लिए बड़े इंस्पिरेशन वाली कहानी रहेगी, इसलिए मैं ये कहानी आपकी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो अगर मेरी ज़िंदगी से या मेरे काम से किसी को वो मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, ये है एक चीज़ है, मतलब इतनी किताब तो पूरी यहाँ सुना नहीं सकता इतनी डिटेल में, लेकिन शॉर्ट में मैं जितने नई जनरेशन के राइटर हैं या जो आना चाहते हैं या आ गए हैं, सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने आप को ये देखो कि आप राइटर हो कि नहीं। अच्छा। शौक होना अलग चीज़ है, राइटर होना अलग चीज़ है। और फिर आपकी जो आप लिख रहे हो अपनी चीज़ को, आदमी खुद अपनी चीज़ को खुद क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाता, खुद उस नज़र से नहीं पढ़ पाता। हर इंसान को अपना काम, हर पेंटर जो पेंटिंग बनाता है उसको लगता है मैंने इस बार बेस्ट बना दी। हर राइटर को लगता है कि जो मैंने कहानी लिख दी ये बेस्ट है। उस नज़र से देखना कि अच्छी या बुरी ये एक बड़ा मुश्किल काम है। तो पहले आप वो देखो कि आपके अंदर हुनर कितना है, और फिर ये देखो कि वो टीवी का हुनर है कि फिल्म का हुनर है कि OTT का है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा नए राइटर की और अच्छे राइटर की 24 घंटे तलाश रहती है। अगर आपके अंदर हुनर है, आपकी कहानी अच्छी है, आपको लिखना आता है, तो आपको आज का काम मिले या कल काम मिले, काम ज़रूर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। अपनी मेहनत और शिद्दत से आप कोशिश करते रहिए, लोग आपको चांस ज़रूर देंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है यंग राइटर्स के लिए। और इनफैक्ट जैसे आप कह रहे हैं कि कोशिश करते रहिए, मैंने सुना है कि राइटर्स कभी कभी इस फेज से गुजरते हैं, राइटर्स ब्लॉक, कि बस अब कुछ नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में, मैं कुछ दिन के लिए कुछ नहीं लिख सकता। आप उस तरह के फेज से कभी गुजरते हैं? और यंगस्टर्स को आप क्या कहेंगे कि अगर ऐसा फेज आए तो क्या करना चाहिए? भाई आपको मैं ईमानदारी बताऊं, मुझे इसका मतलब ही नहीं पता। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ ही नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी मैं अपने घर में भी बोलता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो वर्ड भी मैंने यहाँ आके सुने और जिनका आज तक मुझे मतलब नहीं पता, जैसे राइटर्स ब्लॉक, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे साथ हुआ नहीं। होता होगा तभी तो लोगों ने स्ट्रेस, ये मुझे बिल्कुल यहाँ के वर्ड सुना है, मुझे स्ट्रेस नाम की चीज़ पता ही नहीं। और दूसरा होता है, कई चीज़ें होती है ना, जैसे मैं अपने बच्चों को भी देखता हूँ, माई स्पेस, मेरी पर्सनल लाइफ, ये सब चीज़ें जो है ना, हम लोग क्या जॉइंट फैमिली में घर में ऐसे रहे ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी जो बॉम्बे आके मिलते थे, राइटर्स ब्लॉक अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। और मैं दुआ मांगता हूँ कि कभी आए भी ना, क्योंकि मैं जब लिखने बैठता हूँ तो कुछ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो लिख लेता हूँ। ये है कि कम बैठता हूँ लिखने, जब तक मूड नहीं बने मैं बैठता नहीं। अच्छा, तो ऐसा कुछ वो नहीं डिसिप्लिन कि मैं रोज लिखने बैठूंगा? हाँ, ये है कि बस मैं रात में लिखता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो मेरी एक आदत पड़ गई, मैंने अपनी हर फिल्म की पूरी शूटिंग अटेंड की। तो शूटिंग दिन भर होती थी, तो लिखने का टाइम ही रात को मिलता था। इसलिए वो मेरी आदत पड़ गई रात में काम करने की। बस नहीं, तो आई थिंक आपका मैसेज एक तरह से ये है कि अगर आप पैशनेट हैं, आप में हुनर है और आप पैशनेट हैं, तो ब्लॉक कभी आएगा ही नहीं। हाँ। नहीं, और एक्साइटिंग काम है। हाँ। फिल्म का काम तो इतना अच्छा है ना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मतलब कि मेरी सोचता भी हूँ कभी कि हमारे मज़हब में, इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं है। अगर होता तो मैं ये दुआ मांगता कि मुझे 2 दुआएं, कि मेरे को हिंदुस्तान में ही पैदा करो, भोपाल में ही पैदा करो, और फिल्म इंडस्ट्री में ही काम दो। इससे अच्छा प्रोफेशन नहीं है। देखिए क्या होता है, आदमी का काम कुछ और होता है और शौक कुछ और होता है ना। मुझे शौक है लिखने का, मैं बैंक में नौकरी कर रहा हूँ, है ना। मुझे शौक है गाना गाने का, दुकान खोल के बैठा हूँ। तो शौक कुछ और होता है और काम कुछ और होता है। ये अकेला प्रोफेशन है
जहाँ आदमी अपना शौक पूरा करता है और पैसे भी कमाता है और इज्जत भी कमाता है। बहुत बड़ी बात कही आपने, सच्ची। आपने सक्सेसेस भी देखे हैं, कुछ सेटबैक्स भी देखे होंगे, तो आपके मन में अब सक्सेस का क्या डेफिनेशन है? मतलब आप किस तरह इसको देखते हैं? ये देखिए, ये बड़े इंडिविजुअल, हर इंसान के लिए सक्सेस का अलग मीनिंग होता है। कोई सक्सेस पैसे से गिनता है, कोई नाम से गिनता है, और कोई अपने आप को सक्सेसफुल मानता ही नहीं, पूरी ज़िंदगी नहीं मानता, इस कोशिश में लगा रहता है कि मैं और सक्सेस करूँ, इससे और ज़्यादा अचीव करूँ। मेरे लिए सक्सेस का मतलब ये है कि मैं जब आया तो 99% लोगों को, जो बम्बई के और मेरे ख़ानदान के, मेरे घर वालों को छोड़ के, यकीन था कि मैं कुछ नहीं बन पाऊँगा। तो मैंने वो मतलब काम हासिल कर लिया, नाम हासिल कर लिया, इज्जत कमा ली। कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे मैं पैसे के मामले में एम्बिशियस नहीं हूँ, तो उसका मतलब मुझे कोई अफसोस भी नहीं, क्योंकि मुझे शौक़ ही नहीं था। तो मेरे कई दोस्तों ने इसका फ़ायदा भी उठाया, प्रोड्यूसरों ने, कि मालूम है इसको पैसे खा जाओ, इसको कुछ नहीं बोलता ये, है ना। लेकिन मुझे इसका अफसोस भी नहीं। तो मेरे बच्चे होते हैं ना, बड़े होते हैं, अरे देखो डेडू उसने था, बेटा मैंने कहा तुम मेरे को नहीं जानते ना, तुम कमाना, मैं जो है मेरी जितनी ख्वाहिशें थी वो सब पूरी हो गई, मैं खुश ही रहता हूँ लाइफ में, इसीलिए क्योंकि मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं था। तो सक्सेस सबके लिए अलग होती है। मेरे लिए सक्सेसफुल होना ये हो गया कि मैंने एक चैलेंज लिया था, बम्बई आया और यहाँ पे नाम और इज्जत कमा ली। कि मैं उनसे बच्चों से बोलता हूँ कि बेटा एक बात बताऊँ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी फ़ख्र महसूस करेंगे कि मेरी बायोग्राफी से नहीं, अमिताभ बच्चन की लिखी जाएगी तो मेरा नाम होगा, सलमान की लिखी जाएगी तो मेरा नाम होगा, गोविंदा की, राजेश खन्ना की, शम्मी कपूर, जिसकी भी लिखी जाएगी। मैं इतना लकी हूँ कि मैंने शम्मी कपूर से लेके वरुण धवन तक सबके साथ काम कर लिया। शाहरुख की लिखी जाएगी तो मैं हूँगा। तो मैंने कहा बस यही मेरी ख्वाहिश थी। ये मैं अपने आप को बड़ा खुश हूँ लाइफ में कि ऊपर वाले ने मुझे इतना कुछ दे दिया। और यही आप मतलब लेगेसी आपकी इस तरह रहेगी, जैसे आपने कहा कि किसी को भी याद करें तो आपका नाम साथ में रहेगा। पर आप तो स्क्रिप्ट लिखते हैं और जब आप फिल्म बनाते हैं तो एक्टर्स आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो हमारे लिए स्क्रिप्ट लिखता है वो हमें पता नहीं रहता। वो जिंदगी जो है वो आउट ऑफ स्क्रिप्ट चलती है। मेरे पॉडकास्ट का नाम ही है जर्नी अनस्क्रिप्टेड, कि हम अपने दिमाग में कोई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं अपनी ज़िंदगी की, लेकिन वो ज़िंदगी दूसरी स्क्रिप्ट से चलती है। तो आपके लाइफ में ऐसे कौन से इंस्टेंसेस या कोई भी इंस्टेंस जो आपने कभी सोचा भी नहीं कि ये होगा, लेकिन वो हुआ एकदम अनस्क्रिप्टेड एंड उससे आपकी लाइफ बदली? अपना नहीं, आपको एक बात बताऊँ, मैं मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो मैंने सोचा नहीं था। अच्छा, ये मैं आपको अजीब बात बताऊँ। हाँ। और मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा जिस दवाई से मुझे फ़ायदा हुआ है मैं तुमको वही प्रिस्क्राइब करूँगा कि ये खाओ। हाँ। मेरी थिंकिंग अपने आप जानबूझ के नहीं, बहुत पॉजिटिव थी। मैं स्ट्रगल पीरियड में अकेला भी बैठता था ना, तो मेरे को ये सब फ्लैश फॉरवर्ड आते थे कि मैं फिल्म फेयर के स्टेज पे हूँ, उस पार्टी में हूँ, ये हीरो मेरे घर बैठा है, ये हीरोइन, ये सब मेरे साथ होना ही है। ये मेरी सोच थी। तो ये जो है ना, मेरे लिए ऐसा कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं हुई। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं लाइफ में, ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले होता है। जैसे कई पिक्चर मैंने प्लान की कोई चीज़, जैसे मेरी फिल्म थी कि ये रिलीज होगी, सुशांत की शुरू हो जाएगी, अब ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले कुछ और था, लॉकडाउन हो गया, तो ऐसी चीज़ें हुई। लेकिन अनस्क्रिप्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं 100%। लेकिन जो मेरे करियर में हुआ ना, वो चीज़ें मैं वो सपना लेके आया था और मुझे यकीन था कि मेरा सपना पूरा, और आपने उस पे मेहनत की उस सपने को पूरा करने के लिए। मेहनत तो करनी पड़ती, घर बैठ के तो होता नहीं ये सारी चीज़। तो वही है कि अगर आप मेहनत करें तो जो भी सर्कमस्टांसेस है उनको आप अपनी स्क्रिप्ट की तरफ मोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अपना जो गोल है अचीव कर सकते हैं। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई दुनिया में जितने भी काम लोगों ने किए हैं, जितने बड़े काम किए हैं, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे मतलब किसी ने जो एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ा या स्पोर्ट्स में, सबने अचीव किया ही है ना। तो दुनिया में कोई काम नामुमकिन तो है नहीं, इंसानों ने किया है। हाँ। तो हम क्यों नहीं कर सकते? तुम लोग भी कोशिश करो, जो भी काम, अगर आप, बस ये है कि आपका, जैसे मैं जब आया वही, तो मैंने
एक चीज़ और देखी जो मैं चाहता हूँ ये नई जनरेशन को ही पता लगे। मेरा कोई नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था। मैं सुबह से शाम तक घूंगा रहता था। अच्छा। किससे बात करूँ? हाँ। लोकल मुझे पड़ोस में बैठा उससे बात कर ली, रिक्शा वाले से बात कर ली, कोई था ही नहीं। मैं सोचता था क्या करूँ। फिर मैं थिएटर करना चाहता था कि चलो थिएटर इशू करूँ, भोपाल वो करता आ रहा हूँ, तो मैं पृथ्वी गया, लंबी कहानी है। फिर तो मैं एक चीज़ देखता था कि पूरे हिंदुस्तान का टैलेंट आता है यहाँ पे, सक्सेसफुल क्यों नहीं होता। तो मैंने देखा कि यहाँ पे काम से पहले बाकी सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। अगर आपको पीने का शौक़ है, आपको पिलाने वाले मिल जाएंगे। अगर आपको गर्लफ्रेंड चाहिए, वो भी मिल जाएगी। तो उससे आपका जो फोकस है ना, वो हिल जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मैंने कहा पहले तो सबसे पहले घोड़े की तरह लगाते हैं ना, ताकि ना राइट देख ना लेफ्ट देख, लगा लो ब्लिंकर्स, फोकस। आप जो है अपना डिसाइड कर लो कि मेरा गोल है, मुझे चर्च गेट जाना है। अब आप चल पड़ो, दाएं बाएं देखो मत। एक दिन में पहुंचो, एक हफ्ते में पहुंचो, एक साल में पहुंचो, 2 साल में पहुंचो, लेकिन अगर आपके फोकस है, आपकी दिशा करेक्ट है, आपकी मेहनत करेक्ट है, आप उस रास्ते पे सही चल रहे हो, तो एक दिन आप चर्च गेट पहुंचोगे। यही बहुत बड़ा मैसेज है यंगस्टर्स के लिए कि आप अपना गोल डिसाइड कर लो और उस पे चलते जाओ, आप पहुंचोगे। नहीं, मेरा तजुर्बा भी है। मैंने कितने सब मेरे साथ आए हुए लोग, मैंने बाद वाले देखे हैं, वो इन्हीं चीज़ों में गुम होके रह गए। उनको बम्बई की चकाचौंध ने दीवाना कर दिया। अरे यार क्या बात है, ये है लाइफ। तो धीरे धीरे फिर वो उसी में लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो गई उनकी। रूबी जी, इस मैसेज के बाद हम एकदम लास्ट सेक्शन पे जाएंगे। बहुत छोटा सा सेक्शन है जिसमें मैं आपको क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी, आप क्विक आंसर्स दीजिए, एकदम छोटे, जो आपके मन में पहला आता है। क्वेश्चन के आंसर देता होता तो भोपाल में कोई ऑफिसर होता है। नहीं, अब आप राइटर बन गए हैं तो आप ये आंसर जरूर दे सकते हैं, वो ऑफिसर से अच्छे। आपकी कोई कंफर्ट मूवी जो आप बार बार देखना चाहते हैं? तो मेरी खुद की लिखी या किसी और की लिखी? कोई भी। हाँ? दोनों में से कोई भी। मदर इंडिया। मदर इंडिया असली हिंदुस्तानी पिक्चर है। हाँ। हिंदुस्तानी सिनेमा की शान है जिसे हम बोल सकते हैं। हम ना इतना सिनेमा बनाया, अच्छा सिनेमा बनाया, बुरा सब, लेकिन जो हमारी मिट्टी की खुशबू वाली, जो हिंदुस्तानी कैरेक्टर, चाहे वो माँ का हो, चाहे बेटे का हो, चाहे वो हो, और जिस लेवल की शूट हुई हर चीज़ में, वो फिल्म जो है ना, आप इसका शॉट टेकिंग देखिए, राइटिंग देखिए, म्यूजिक देखिए, कॉस्ट्यूम देखिए, परफॉर्मेंस देखिए, वो पता नहीं क्या, मैं कितनी बार देख सकता हूँ। अच्छा। ये और एक दूसरी गंगा जमुना है, ये मैं कितनी बार देख सकता हूँ। इतनी शानदार फिल्म है कि असली हिंदुस्तानी फिल्म है। सिनेमा तो हम बहुत देखते हैं। आपकी फिल्म का कोई एक कैरेक्टर जो आपके दिल के सबसे करीब है? मेरी फिल्म का एक कैरेक्टर जो मेरे दिल के बहुत करीब है। दिल के करीब क्या, मुझे जो मेरा जितने कैरेक्टर मैंने लिखे उनमें सबसे अच्छा कैरेक्टर मुझे वही लगता है। बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन जो बीवी नंबर 1 में करिश्मा का कैरेक्टर था ना, वो मुझे, मतलब कमर्शियल फिल्म है मेरी, वो होता है कि बीवी हो तो ऐसी। ऐसा कोई डायलॉग जो आपने लिखा हो, जो आपके मन में अब भी आता हो तो आपके ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है? एक तो वो था मेरा बड़े मियाँ छोटे मियाँ में, वो गोविंदा बोलते हैं परेश रावल को कि अरे कितना नचाएगा खुद को, मुगल आजम हमको अनारकली समझता है क्या। और एक अक्षय कुमार का डायलॉग मेरा था कि अपना अरे क्या बच्चे की जान लेगा, बच्चे की जान खिलाड़ी में जब भी। जी। एक एक्टर जो आपके हिसाब से अंडररेटेड हो, आपको लगता है कि टैलेंट बहुत है लेकिन वर्ल्ड ने नहीं अप्रिशिएट वो चला गया दुनिया से, मुझे हमेशा से वो था कि वो बहुत बड़ा एक्टर है, और उतने उनको वो नहीं मिली, वो था ऋषि कपूर। ऋषि कपूर बहुत बड़ा एक्टर था। अच्छा। हाँ, उनको कैरेक्टर आर्टिस्ट बनने के बाद कुछ रोल मिले, लेकिन फिर भी जो उनका टैलेंट था ना, वो इंडस्ट्री यूज नहीं कर पाई। जवानी में पूरी जिंदगी उनसे रोमांस ही कराती रही। कोई रीसेंट फिल्म या सीरीज जो आपको बहुत पसंद आई हो, चाहे आपकी हो या किसी और की हो? लापता लेडीज। मुझे बेहद पसंद आई वो। परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, राइटिंग, प्रोडक्शन, क्या मैसेज था, कितना सिंपली डिलीवर किया हुआ था। बहुत अच्छी।
अगर आप फिल्म मेकर ना होते तो क्या होते? फिल्म मेकर नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं होता, घर वालों के पैसे पे पल रहा होता। नहीं, शायद आप जॉब कर रहे होते कोई। नहीं, जॉब नहीं करता। नहीं करते? मैं बड़ा खराब था, मैं क्या बताऊं, बोल नहीं सकता। मेरे को मौका मिलता तो फिर मैं खेती कर रहा हूँ, मुझे बड़ा शौक है। यहाँ पे भी मैं अपने घर में सब्जियां वब्जियां सब उगाता हूँ। अच्छा। बॉम्बे में भी मैंने मुर्गी मुर्गी सब पाली, मेरे को बड़ा शौक है। अच्छा, तो खेती वेती करता। इंटरेस्टिंग। सेट पर कोई फनीएस्ट इंसिडेंट जो अभी भी आपको याद आता है तो हंसी आ जाती है? देखो, फनी इंसिडेंट तो याद करना मुश्किल है, बहुत सारे होंगे। हाँ। मगर कोई कौन सा सुनाऊं जो बहुत मतलब फनीएस्ट तो नहीं, लेकिन मुझे ये याद है कि हम लोग बेंगलोर में शूटिंग कर रहे थे दीवाना मस्ताना का क्लाइमेक्स। क्योंकि वो अनिल कपूर और गोविंदा जो दोनों ही समझ रहे हैं कि जूही हमसे शादी कर रही है। और वहाँ पहुँचते हैं जब तो सलमान आ जाता है, दोनों की हालत ख़राब है। और कादर खान को हमने गेस्ट में उनको जज लिया था। कादर भाई बैठे हैं तो वो मतलब दोनों बर्बाद हो चुके हैं, अनिल कपूर और गोविंदा। तो वो पूछते ही ये दोनों, आप दोनों कौन हैं? तो बोलते हैं दोस्त हैं। तो वो दोस्त थे, मतलब बोलते थे और हंस हंस के कादर भाई गोविंद हम लोग इतने, मतलब वो 2 घंटे शॉट ही नहीं हो पा रहा था कि दोनों बिल्कुल बर्बाद खड़े थे लुटे हुए। और बोलते आप दोनों, बोले दोस्त हैं। तो वो दोस्त हैं कंप्लीट भी नहीं कर पाते तो और हंस हंस के गिर जाते थे। तो वो मुझे हमेशा याद आता है शूटिंग पे कि कभी कोई फनी वो होता है जी। बट वही है ना कि अगर वो कॉमेडी है तो करते करते भी वो हंसी आएगी। जैसे आपको मैं किस्सा सतीश कौशिक का सुनाऊं, बड़ा अच्छा। हम लोग साजन चले ससुराल की शूटिंग कर रहे थे। फर्स्ट डे आर्य मिल कॉलोनी में, और रूप की रानी चोरों का राजा 2 हफ्ते पहले डिजास्टर हुई थी, बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी। सतीश कौशिक उसके डायरेक्टर थे। तो पहला शॉट जो लगाया, कितनी एक्सपेंसिव मूवी थी, बहुत बड़ी। तो शॉट ये लगा कि सतीश जो है लेटे हुए हैं और उनके ऊपर से ट्रैक्टर जो है वो निकल जाता है। तो मार्क दे दिया था, लेटे रहना, ट्रैक्टर वाले को दे दिया था, वो दोनों टायर उसके ऊंचे होते हैं तो आराम से निकल जाएगा। और सतीश जैसे हमारे यार कुछ नहीं, ट्रैक्टर ऊंचा आराम से, फाइटर ने रिहर्सल भी दिखा दी कि लेटा, पूरा ट्रैक्टर निकल गया। और सतीश लेटे, और जैसे डेविड साहब ने एक्शन बोला, ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ, सतीश एकदम से खड़े काट क्या बोले, क्या बोले, रूमी पहले ये ड्राइवर से पूछ इसने रूप की रानी देखी है कि नहीं देखी। बोले क्यों? अगर रूप की रानी देखी है ना तो मैं नहीं दूंगा ये शॉट। क्यों? बोले ये चढ़ा देगा, ये बोलेगा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इस डायरेक्टर को दुनिया से रवाना करो। सतीश का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल था, बहुत मजा आता था। लास्ट क्वेश्चन, एक वर्ड जो आपको लगता है रूमी जाफरी को डिफाइन करता है? क्या बोलूं मैं, स्ट्रेस फ्री, खुश रहता हूँ। अच्छा, पर ये कितनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस फ्री और खुश रहते हैं तभी तो आप दूसरों को हंसा सकते हैं, नहीं तो कैसे हंसाएंगे? ये बात भी सही है। मेरे घर में सब मुझसे परेशान है, मेरी बीवी बोलती है कि तुम जैसे, मेरे को तुमसे जेलसी भी होती है। मैं लेटता हूँ, कितने बड़ा स्ट्रेस हो, हर कोई कह जाए कोई लेटा, 2 मिनट में आंख लगी। अच्छा। और सुबह सो के उठूंगा, अगर आप बोलो कोई काम नहीं, सो जाओ, तो फिर सो जाऊंगा। तो ये ऊपर वाला करम है आज तक। नहीं, ये तो ब्लेसिंग है, क्योंकि लोगों को नींद नहीं आती, रात में 4 बार उठते हैं, तो ये तो ब्लेसिंग है। बट रूबी जी, thank you very much. I think I really enjoyed this conversation. I think आपने वो जो बिलीफ मैंने जो पहले कहा था, आपने उसको रीइंफोर्स कर दिया है कि हम जो भी स्क्रीन पर देखें, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत जाती है, जो टीम वर्क जाता है, जो पैशन जाता है, आई थिंक ऑल दैट मेक्स अ मूवी। एंड आप लोगों की लाइफ में लाफ्टर लाए हैं, लाइट लाए हैं, और बस हम यही कहते रहेंगे कि आप हमेशा लोगों की लाइफ में लाफ्टर और लाइट लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।